आठ सूत्र स्थान का हमारा 24 नंबर का चैप्टर चल रहा है, विधि शोणिति अध्याय। ओके ना, उसमें श्लोक नंबर 41 हमको पढ़ना था, सन्निपातज मूर्छा के लक्षण। ठीक है, चलिए ना स्टार्ट करते हैं। सन्निपातज मूर्छा, कल की क्लास में हमने सन्निपातज मद पढ़ा था। क्या दिया है? हाँ मतलब वही है ना, 13.5 पल बराबर 54 तोला। ये रक्त मोक्षण और वमन विरेचन के संदर्भ में बोला है। हाँ वो नॉर्मल है, वो 13.5 पल ओनली 54 तोला किसके संदर्भ में बताया है? एक प्रस्थ इसके बराबर होता है, एक प्रस्थ। ये तीन चीजों के संदर्भ में है, बाकी नॉर्मली एक प्रस्थ बराबर 64 तोला होता है, देखना मिलेगा है वहां पे, है ना। ये ओनली इसके संदर्भ में बताया। मान प्रकरण एक बार देखिएगा, नहीं मिलेगा तो फिर मैं रेफरेंस बता दूंगी, आप देख लीजिए। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने मूर्छा पढ़ लिया था, मद पढ़ लिया था, सन्निपातज हमारा बचा था। तमकेतु विरेचनम चरक का रेफरेंस है, आचार्य चरक ने बोला है तमक श्वास में विरेचन। सर्वाकृति सन्निपात अपस्मारा इवागता सा जंतु पातत्याशु बिना विभस चेष्टि। बोला है कि जो सन्निपात अपस्मार होते हैं उसमें सभी प्रकार की मूर्छा में जो अलग अलग लक्षण बताए हैं वात पित्त कफ के, वो यहाँ पर हमको मिलते हैं। सा जंतु पातत्याशु बिना विभस चेष्टा, यहाँ पर ये बोला है जो हम सन्निपात अपस्मार पढ़ते हैं ना, सेम टू सेम वही लक्षण सन्निपात मूर्छा मिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि किस प्रकार की मूर्छा में या मद में या फिर किस व्याधि में सन्निपातज अपस्मार जैसे लक्षण मिलते हैं? ऑप्शन में रहेगा सन्निपातज मद, सन्निपातज मूर्छा। तो याद कर लो मूर्छा, कैसे याद करोगे? अपस्मार में व्यक्ति बेहोश हो जाता है, मूर्छा में बेहोश हो रहा है, मद में तो नहीं हो रहा था ना, तो उसमें नहीं मिलता। सन्निपातज मूर्छा मिलता है जिसमें बेहोश होता है। बस अंतर कितना होता है कि जो अपस्मार होता है उसमें बीभत्स चेष्टा मिलता है, यहाँ पर बिना बीभत्स चेष्टा के व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। सन्निपातज मूर्छा के अलग अलग लक्षण बताए हैं, वात पित्त कफ के सभी लक्षण मिलता है। इसका एक अपस्मार की तरह बिना भयंकर चेष्टाओं किए हुए शीघ्र ही आकर मनुष्य को मूर्छित कर देता है। बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अगला आता है संन्यास रोग। संन्यास को हम क्या बोल सकते हैं? कॉमा बोल सकते हैं। तो दोषेषु मद मूर्छाया कृत वेगेषु देहिनाम स्वमेव उपशान्यति संन्यासो ना औषधिर विना, ये कोटेशन पूछा गया। बोला जाता है, बोला क्या है ही ऐसा कि मद मूर्छा क्या होता है कि जैसे इनमें दोषों का वेग चला जाता है, जैसे दोष अगर हावी है तो मद मूर्छा उत्पन्न होगा, जैसे ही दोषों का वेग चला जाता है व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। लेकिन संन्यास में ऐसा नहीं होता, संन्यास बगैर औषधि के ठीक ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो देहधारियों में दोषों का वेग शांत होने पर मल तथा मूर्छा तुरंत शांत हो जाता है, परंतु संन्यास में दोषों का वेग औषधि के बिना शांत नहीं होता। कॉमा में कोई पेशेंट पड़ा है, आप सोचो ऑटोमेटिक ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा जब तक आप उसको औषधि ना दो। तो संन्यास ना औषधि, बगैर औषधि के बिना ठीक नहीं हो सकता। बाकी मद मूर्छा स्वमेव शांत हो जाती है। कोटेशन पूछा है, स्वमेव शांति मद मूर्छा या डैश डैश करके आया हुआ है। संन्यास की संप्राप्ति क्या होती है? तो वाक देह मनसा, कहां कहां? हमारी वाक इंद्री में, हमारे शरीर में, हमारे मन में दोष बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकोपित हो जाते। चेष्टाम अक्षी व्याप अति बला मला संज्ञा अत्यबलम जंतु प्राण आयतनम संशिता, प्राण आयतन में आश्रित हो जाते। प्राण आयतन क्या कहलाता है? हृदय मस्तक, हृदय मस्तिष्क जो होता है ना, प्राण आयतन में आता है, हृदय मस्तिष्क सिर वगैरह प्राण आयतन में। तो दोष प्राण आयतन जैसे हृदय मस्तिष्क आदि में आश्रित हुए प्रबल दोष व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति बोल भी नहीं पाता है ना, देह और मन की चेष्टा को निर्बल कर प्राणी को संन्यास रोग से पीड़ित करता है। आपको इतना लाइन दिया जाएगा, पूछेगा किस व्याधि की संप्राप्ति है, तो आपको पढ़ के समझ में आ रहा है कि संन्यास में व्यक्ति बोलता भी नहीं है ना, देह की चेष्टा नष्ट हो जाती है, मन की चेष्टाएं नष्ट हो जाती है। होता है ना ऐसा? ना तो ऐसा मूर्छा में हमने पढ़ा, ना ही मद में पढ़ा, उन दोनों में हमको ऐसा नहीं मिलता। वहां पे लिखा था पश्चात रूपाणी, ऐसे ऐसी चीजों को देखते हुए बेहोश होता है, या व्यक्ति बोलता है, स्पष्ट बोलता है, कम बोलता है, ऐसा पढ़ा। लेकिन वहां पे वाक इंद्री पूरी नष्ट हो जाएगी। इंद्री मतलब बोलना नष्ट हो जाएगा, इंद्री नहीं नष्ट हो रही है, मन का और देह की सारी चेष्टाएं नष्ट हो जाएगी। पहली चीज से हमको पढ़ के समझ में आ रहा है। ठीक है, साना संन्यास संन्यास काष्ठी भूतो मृत्युपमा, ऐसा लगता है कि व्यक्ति लकड़ी की भांति मरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मनुष्य काष्ठ के समान सर्वथा निश्चेष्ट मरे हुए के समान हो जाता है। ठीक है, प्राणे विद्यते शीघ्र मुक्त्वा सद्या फल क्रिया, ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है। शीघ्र मुक्त्वा सद्या फल क्रिया किसके लिए आया? तो देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर ये व्यक्ति की चिकित्सा हमने लेट की तो अपने प्राणों को त्याग देगा, इसलिए हमको सद्या फल क्रिया, तुरंत फल देने वाली चिकित्सा करना चाहिए, या फिर चिकित्सा करना चाहिए जिससे हमको तुरंत फल मिल जाएगा उसमें। ठीक है, नहीं प्राण आयतन अपने कितने होते हैं? 10 प्राण आयतन होते हैं ना, प्राण आयतन 10 होते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। बाकी प्राण आयतनम उत्तमम करके आता है, जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो। प्राण आयतनम उत्तमम किसके लिए बोला है? ओज के लिए बोला है। प्राण आयतन किसके लिए आया है? वस्ती और ओज के लिए आया है। प्राण मलाधारम प्राण आयतनम वस्ती के लिए, वो हम उसकी बात अलग करेंगे जब हम सुषुप्त सूत्र स्थान का 17 चैप्टर पढ़ेंगे, तब उसकी बात करेंगे। ठीक है, बाकी प्राण आयतन ही है, 10 हमारे प्राण आयतन होते हैं, उसमें आता है हृदय सिर वगैरह। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं।
काष्ठीभूतो मृतोपमा यहाँ पे आया है। और ये बताइए जरा, सुश्रुत संहिता में पढ़ेंगे, नरः पतति काष्ठवत। नरः पतति, व्यक्ति लकड़ी की भांति गिरता है। इसमें पढ़ेंगे आप, नरः पतति काष्ठवत। बताएं जरा कहाँ आया हुआ है। वेरी गुड, इसमें आया है मूर्छा में आया है। सुश्रुत संहिता में आप पढ़ोगे मूर्छा में आता है, नरः पतति काष्ठवत। ठीक है, सद्या फल क्रिया से शीघ्र प्रतिकार करने का यहाँ पर संकेत किया हुआ है। संन्यास रोग की चिकित्सा में उपमा दी है दुर्गे अंभसी। ये रेफरेंस पूछा गया है किस अध्याय का या किसके संदर्भ में बताया हुआ है। दुर्गे अंभसी यथा मज्जाद भाजनम तुरया बुधा ग्रहीयात तलम प्राप्तम तथा संन्यासम पीड़ितम। बोला है कि हम एक मटके को ना, दुर्गे अंभसी यथा मज्जन भाजनम, भाजन मतलब होता है एक बर्तन, एक बर्तन को हमने पानी में छोड़ दिया है और वो अभी ऊपर ही तैर रहा है तो हम उसको आसानी से उठा सकते हैं। तो ग्रह्या ता तलम प्राप्तम, अगर वो तल को प्राप्त हो जाए, मटका अगर डूब जाए तो आप उसको उठाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी या फिर बह जाएगा, उठा नहीं पाएंगे ना। तो ये मटके वाली उपमा संन्यास के संदर्भ में आई है कि जिस प्रकार अधिक गहरे जल वाली कूप या नदी में डूबते हुए पात्र को जब तक वह जल के अंत तल तक ना पहुंच जाए तब तक ही उसे विद्वान शीघ्र ही निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार संन्यास रोग से पीड़ित रोगी की चिकित्सा जब तक दोष गहराई में नहीं पहुंचते हैं उसके पूर्व ही कर लेनी चाहिए। अगर दोष गहराई में पहुंच जाएंगे तो उसको ट्रीट करना या फिर उसकी चिकित्सा करना असाध्य है। ठीक है, और आशुकारी लाभ क्या करते हैं, जितने भी खतरनाक से खतरनाक चीजें हैं होश में लाने की सब यहाँ कर दो। बाल खींच दो, नाखूनों के बीच में सुई चुभा दो, ये सारी चीजें। पहले जो विमर्श में है, ये प्राण आयतन मतलब वो नहीं है। प्राण आयतन का मीनिंग होता है हमारे जो 10 प्राण आयतन है उनके संदर्भ में बताया। प्राण आयतनम संस्कृता शब्द से यहाँ रक्त का ग्रहण किया गया है कि उपयुक्त होगा क्योंकि यह प्रकरण रक्त का है। ठीक है, तो ये प्राण आयतन क्योंकि विमर्श में ऐसा दिया है तो आप रक्त मान सकते, बाकी प्राण आयतन है क्योंकि संन्यास में हमने पढ़ा ना, रसवाह रक्तवाह संज्ञावाही शोतस में जो दोष हैं अवस्थित होते हैं, है ना। तो वहां पे रसवाही संज्ञावाही शोतस या रक्तवाही शोतस, वहां पे तो हृदय भी आता है ना। रसवाही शोतस का जो मूल है हृदय भी होता है ना। तो वहां पे अपन ने शुरुआती में पढ़ा था ना, रस रक्त संज्ञावाही शोतस में अवस्थित होते हैं, है ना। तो वो प्राण आयतन वो सभी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे उन्होंने रक्त बोला है, वो चीज अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके संदर्भ में आप उसको रक्त मान सकते हो इस चैप्टर के संदर्भ में। बाकी प्राणायतन तो वो 10 ही है ना। तो क्या क्या करा सकते हैं, अंजनाद अवपीड़न धूम प्रधमन सारे तीक्ष्ण नस्य का प्रयोग कराएंगे आप। सूची सूची भी निस्तुदन और सस्तम दाहा पीड़ा नखांतरे, वही नखों के बीच में सुइयां चुभाना, लुंचन के इस बालों को खींच देना ताकि वो उठ जाए, होश में आ जाए। दंते दर्शनमेव और आत्मगुप्ता घर्षण। आत्मगुप्ता मतलब होता है आत्मगुप्ता मतलब होता है केवाच, और मनोगुप्ता मतलब क्या होता है, लिख लो, रसाक्ष में पढ़ोगे। मनोगुप्ता मतलब मनःशिला। ठीक है, मनोगुप्ता मनःशिला। तो तीक्ष्ण अंजन अपीड़न धूम प्रदमन द्वारा शरीर में छेद करना, पीड़ा पहुंचाना, शरीर प्रदेश में दाह, नक के भीतर सुई चुभना, केश और लोमों को नोचना, दांतों को काटना, केवांच के फल को शरीर में रगड़ देना, इन सब क्रियाओं से को कर लेने से शीघ्र ही रोगी होश में आ जाता है। हाँ, केवांच मतलब वही कपी कच्छू जिसको हम बोलते हैं ना, वही केवांच होता है, आत्मगुप्ता। और बागवत जी ने क्या बोला है, बिच्छू से काटने का भी निर्देश दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। संन्यास वाले पेशेंट में उन्होंने क्या बोला है, सूची नखांतरम केशम दाहु दंशो दशन वृश्चिके। दशन वृश्चिके बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चरका तो है। तो यहाँ पे आप मद मूर्छा में हमने कोई ऐसी स्पेशल चिकित्सा नहीं पढ़ी है, जो सारी चीजें तीक्ष्ण वाली संन्यास की चिकित्साएं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेक प्रकार के तीक्ष्ण मद्यों का प्रयोग भी किया गया है। मद और मूर्छा में पंचकर्म चिकित्सा। यहाँ पे संन्यास क्यों नहीं बोला मद मूर्छा के साथ, क्योंकि पंचकर्म उन्हीं ने किया जाएगा जो होश में होंगे। जो बेहोश है उनको क्या पंचकर्मा करोगे, तो मद मूर्छा की चिकित्सा में हम क्या करेंगे, पंचकर्मा करेंगे। बाकी संन्यास की चिकित्सा में नहीं बताया है ना। वहां पे अवपीड़न नस्य वगैरह जो तीक्ष्ण चीजें होती वो बताया, ओनली नस्य के बारे में। तो स्नेह स्वेदन पन्ना नाम यथा दोषम यथा बलम, हमको दोष के आधार पर, बल के आधार पर स्नेह स्वेदन करना है। पंचकर्माणि कुर्वीत मूर्छायेषु मदेषु च। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, पंचकर्माणि कुर्वीत डैश 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 मूर्छायेषु मदेषु च। जब आप चरक सूत्र स्थान का सेकेंड नंबर का चैप्टर अपामार्ग तंडुली पढ़ोगे, वहां पर भी सेम कोटेशन आएगा, पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारयन। यहाँ से क्या हो जाता है, वो मात्रा कालो विचारयन। पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारयन चरक सूत्र सेकेंड का रेफरेंस है, और यहाँ पर मूर्छा येषु मदेषु च है। ठीक है, वेरी गुड, है ना, बच्चे ने आंसर भी दिया। तो अभी अपन ने एक शेड्यूल लॉन्च किया हुआ है। अब हर मंथली आपके टेस्ट शेड्यूल लॉन्च होगा, एक टेस्ट सीरीज जिसमें मंथली रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं 4-5 महीने का इकट्ठा, फिर वो लिंक छूट जाती। तो नेक्स्ट मंथ अपने कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं, वीकली टेस्ट होंगे, हर संडे को टेस्ट होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि आपके एक महीने में 4 ही टेस्ट होना, वो तो आपके कंबाइंड टेस्ट है ना। जो जैसे हमारा अभी चरक सूत्र स्थान पूरा कंप्लीट होने वाला है, तो ये टेस्ट अलग चलेंगे। जैसे पूरा सूत्र कंप्लीट हो गया तो 16 से 30 का मैं लूंगी। उसके बाद फिर आपका वो मंथली टेस्ट वाला चलेगा 1 से 10 चैप्टर का। देखे हो कि नहीं देखे हो, जो बैच में डाला हुआ है, डेमो कॉन्टेक्ट पे डाला है,
चरक संहिता इसी बैच पर भी डाला हुआ है, देखा है। तो ये टेस्ट अलग चलेंगे बैच वाले, वो कंबाइंड टेस्ट का शेड्यूल है ताकि आप वो चीजें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहे, है ना। इससे क्या फायदा होने वाला है, जरा फायदा भी सुन लें। बगैर फायदा सुने लोग पढ़ते नहीं है ना। उसका फायदा ये होने वाला है कि जो बच्चे थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए हैं, 4 टेस्ट इसलिए सफिशिएंट है 1 महीने में। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं या जो नहीं कर पाए थे अच्छे से, अब जो अपना क्रियाशारी रचनाशारी हो गया है, तो आप उसको धीरे धीरे करके पढ़ते रहें उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको प्रेजेंट का नहीं सोचना है, सॉरी छोड़ना है। हाँ, प्रेजेंट का छोड़ना ही नहीं है। 4th नंबर का चैप्टर कंप्लीट तो करा दिए, नहीं कराए चरक सूत्र। हाँ बिल्कुल, मॉडर्न के भी होंगे। अभी क्रियाशारी रचनाशारी का उसमें आयुर्वेदा है, क्योंकि मॉडर्न का कल आपका टेस्ट होने वाला ना, तो उसको नहीं रखा मैंने। तो फायदा ये सुन लें कि जिन बच्चों का रह गया था, प्रेजेंट का बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये जो प्रेजेंट है ना, ये बाद में पास्ट हो जाएगा, फिर आप इस पास्ट को पढ़ोगे। तो प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको अच्छे से करें, इसलिए महीने में 4 टेस्ट रखे ताकि आप पीछे का रिवीजन करते रहें। प्रेजेंट का अच्छे से करेंगे, जब ये प्रेजेंट आगे जाके फ्यूचर में इसका टेस्ट होने वाला है, अक्टूबर में होगा, तो आपको ये सारी चीजें फिर से अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, है ना। तो ये चीजें नहीं, 19 वाला चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। कौन से ड्रग्स याद नहीं हो रहते हैं उसमें? 4th चैप्टर वाला महाकषाय मैंने क्लास में कंप्लीट कराया कि नहीं? महाकषाय करा दिया है ना। देखो वो तो महाकषाय ऐसा है भी, आप जितना पढ़ोगे आपसे बन पाएगा, क्योंकि 500 महाकषाय एक टास्क होता है याद कराना। मैंने यूट्यूब पर भी 25 महाकषाय का बनाया है, शायद 30 का 10-10 करके देख लीजिए, 24 का बनाया है, बाकी करवा दिया है। तो वो आपको बार बार पढ़ना है तभी होगा, ऐसा कुछ ट्रिक से वो याद नहीं होता, बार बार पढ़ोगे तभी होगा। ठीक है, तो ये करते रहना। फिर सितंबर हो जाएगा, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर से हम अपनी प्रीवियस ईयर, जो मैंने एक वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने जो कमिटमेंट किया था वो सारा हम फॉलो करने वाले। नवंबर से हमारी प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो है, उसमें से मैं आपको टारगेट दूंगी कि इस ये एनआईए 2001, 2, 3 के टेस्ट मैं आपको 4 दिन बाद लेने वाली है, जो यहाँ पे शेड्यूल लगा रहेगा। तो पूरा मैं आपको कहाँ तक कंप्लीट करा दूंगी, फरवरी, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक पूरा प्रीवियस ईयर एक बार अच्छे से मेरे साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप खुद से एक बार और करेंगे, तो जो हमने प्रॉमिस किया है वो सारा अपन चलेंगे। पारिक रिकॉर्डेड पढ़ा दिया ना मैंने, ऑनलाइन रिकॉर्ड किया हुआ है, पूरा लाइव वीडियो है, लाइव मतलब रिकॉर्डेड वीडियो, उससे देख के आपको करना। मैं ओनली टारगेट दूंगी आपको कि आपको इतने इतने वीडियो करना है, फिर हम उसका टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें करेंगे, बस आपको साथ देने की जरूरत है। ठीक है, हाँ भाई, सबके लिए टेस्ट होंगे, जो बच्चे ज्वाइन है क्लास में उन सबके लिए है। ये ओनली क्लास का शेड्यूल है, ये स्टोर पर नहीं आपको अवेलेबल, कूपन कोड नहीं लगाना है, वो सब बैच में होगा। ठीक है, ये सब बैच में कंडक्ट होने वाली चीजें हैं, ये कोई स्टोर पर नहीं दूंगी मैं आपको, क्योंकि फिर उसमें आपको अलग से लेना पड़ेगा कूपन कोड के थ्रू, तो अलग। प्रीमियम प्रो कुछ नहीं है यहाँ पे, जो बैच में होगा वो सबको मिलेगा, है ना। बाकी कोर्सेस स्टोर वाला अलग रहेगा, उसमें प्रीमियम प्रो का कोई लेना देना नहीं, जो बैच में चल रहा है वो सबको मिलने वाला। ठीक है, वो स्टोर की टेस्ट सीरीज अलग है, वो प्रो में इंक्लूडेड है, प्रीमियम में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना, बाकी टेस्ट रिलेटेड कोई डिस्कशन होगा हम बाद में करेंगे। फिर और भी 28 औषधियों का जो पानी कल्याणाध्रत उन्माद प्रकरण में बताया है, ठीक है, पानी कल्याणाध्रत में जो बताया है उसका प्रयोग भी यहाँ पर किया जाता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर शुरू करते हैं 25। इसीलिए तो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, जो कंबाइंड टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है सितंबर से, तो अभी से शेड्यूल डाल दिया है ताकि आप प्रेजेंट का कंप्लीट करते रहें, क्योंकि क्रियाशारी रचनाशारी नहीं हुआ है और स्वस्वृत चल रहा है अभी, है ना। ओनली 2 सब्जेक्ट कंप्लीट है, तीसरा चल रहा है, उच्च चरक के 25वां चैप्टर चल रहा है, इसलिए अपन ने वो चीज लॉन्च की है ताकि आप अभी से थोड़ा थोड़ा करते रहो, ताकि आपके पास एक टारगेट हो कि मुझे इस डेट तक इसको कंप्लीट करना है, तो आराम से कर सकते हो, इतना ज्यादा हमारा कोर्स निकला नहीं। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर पंचविंशति अध्याय, यज्ञपुरुषी अध्याय। तो चरक सूत्र स्थान में टोटल संभाषा कितनी हुई है? 4 जगह हुई है, 1, 12, 25, 26। एक में हमने पढ़ लिया है, 12 में पढ़ लिया है। एक मतलब दीर्घन जीविती अध्याय में किसके ऊपर चर्चा हुई है? आयुर्वेद के अवतरण के संदर्भ में, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है। ठीक है, 12वें चैप्टर बात कला कली अध्याय में दोषों के संदर्भ में हुई है। फिर 25वें चैप्टर में किसके पढ़ने जा रहे हैं? यज्ञपुरुषी अध्याय में संभाषा परिषद हुई है, किसके ऊपर हुई है वही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो राशि पुरुष तथा रोगोत्पत्ति विषयक संभाषा परिषद, प्राचीन काल में जिसने धर्म का प्रत्यक्ष कर लिया है, ऐसे भगवान पुनर्वसु के पास एकत्र हुए महर्षियों के बीच में आत्मा, इंद्रिय, मन और उनके अर्थों का जो यह समुदाय पुरुष है, उसके और रोगी की प्रथम उत्पत्ति के कारणों के निश्चय करने के लिए यह कथा का प्रारंभ किया गया। तो किसके संदर्भ में हो रही है संभाषा? मतलब जो वाद दिए है ना यहाँ पे, पुरुष और रोगों की उत्पत्ति के संदर्भ में, पुरुष और रोगों की उत्पत्ति के संदर्भ में यहाँ पे संभाषा हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें मैं छुड़वाने जा रही हूँ वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कुछ पूछा ही नहीं जाना। लास्ट में जो चार्ट दिया हुआ है बस उसको याद करना है, कोड बनाकर याद करें यहाँ से। तो यहाँ पे नाम दिए हैं, यहाँ पे
बाद दिया हुआ है। तो पुरुष और रोगों की उत्पत्ति के संदर्भ में संभाषा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस संदर्भ में संभाषा हुई है अज्जा पुरुष की अध्याय में, तो पुरुष और रोगों की उत्पत्ति के संदर्भ में। लिख लेना भाई, अच्छे से लिख लेना, वहां लिखा है, शुरुआती में लिखा हुआ है। देखो संभाषा परिषद का उद्देश्य क्या है, राशि पुरुष की उत्पत्ति तथा रोग उत्पत्ति विषयक संभाषा परिषद, नाम ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। जिसको कोई प्रॉब्लम है वो क्लास के बाद या लास्ट में आपको 5 मिनट दूंगी तब डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन छूट जाता है। बाकी जो चीजें यहाँ पे चल रही हैं इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो तुरंत आंसर दूंगी, बाकी कोई अलग क्वेश्चन है तो हम लास्ट में उसको लेंगे। ठीक है, तो वैज्ञानिकों के नाम उनके बाद। मौदगल्य परीक्ष किसने दिया है, मौदगल्य परीक्ष ने आत्मवाद, सरलोमा सत्यवाद, वायुर्वेद रसवाद, हिरण्याक्ष श्रद्धातु, कौशिक शौनक मातृकृत, भद्र काव्य कर्म, भरद्वाज स्वभाव, कांकायन प्रजापति, आत्रेय भिक्षु कालवाद। ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे गए हैं, एक एक चीज को याद करते हैं। मौदगल्य परीक्ष, परीक्ष को हमने पढ़ लिया, परीक्षा सबकी परीक्षा होनी है एक ना एक दिन, लेकिन आत्मा की जो परीक्षा है डेली होती है ना। आत्मा की परीक्षा कैसे होती है, आपका मन बोल रहा है कि बहुत थक गया हूँ, आज मैं 9 बजे सो जाता हूँ, लेकिन आत्मा बोलती है कि मैडम सर ने क्या बोला था कि कंप्लीट करके ही सोना है। तो आत्मा की डेली परीक्षा है, तो याद रहेगा कि परीक्षा किसकी, आत्मा की। अभी क्वेश्चन पूछूंगी सब बनेगा। शरलोमा सत्यवाद, राजा हरिश्चंद्र के बारे में बोलते थे कि वो अपने सर से लेके पैर के नाखून तक या पैर के नाखूनों से लेके सर के लोमों तक सत्य बोलते थे, सर के लोम तक, सिर के बालों तक सत्य बोलते थे। तो सरलोमा सत्यवाद। वायुर्वेद ने रसवाद दिया, इस वायुर्वेद को मैं वीर लिख देती हूँ, वीर्योवेद लिख देती हूँ। तो वीर और रस को कोरिलेट कर सकते हैं ना, द्रव्य में क्या होता है, रस से गुण वीर विपाक प्रभाव कर्म ये होते हैं ना। तो रस और वीर्य, हर एक रस में एक वीर्य होता है, तो वायुर्वेद ने रसवाद दिया। हिरण्याक्ष षड धातुवाद, हिरण्याक्ष ने षड धातुवाद दिया। कैसे याद करोगे, हिरण के अंदर क्या है, षड धातु थी, इसीलिए तो किसी ने मारा था, है ना। हिरण को क्यों मारा था, क्योंकि उसने छठी धातु उसको प्राप्त करना था। तो हिरण्याक्ष षड धातु कोरिलेट करके याद कर रहे, कोड बना के। कौशिक और ब्रैकेट में शौनक, कौशिक और शौनक माता पिता के बच्चे थे, माता और पिता के बच्चे। भद्र काव्य ने कर्मवाद, तो कर्म कैसे होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, 2 नंबरी काम नहीं करना। 2 नंबरी मतलब भद्दे, भद्दे काम 2 नंबरी काम कहलाता है, तो भद्दे काम नहीं करना, भद्र कर्म याद हो जाएगा। भद्र काव्य ने कर्मवाद दिया है। भरद्वाज स्वभाववाद, ऐसे भरद्वाज ही थे जो परलोक से इहलोक में, मतलब देवलोक से पृथ्वी लोक में या मृत्यु लोक में सबसे पहले आयुर्वेद को लाने वाले भरद्वाज थे। ये आपको पता है क्यों, वो अपने स्वभाव से बहुत ही शांत स्वभाव के थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। तो उनका स्वभाव कैसा था, बहुत अच्छा था। तो भरद्वाज का स्वभाव। कांकायन प्रजापति, तो प्रजापति या प्रजा बहुत सारी है दुनिया में, कंकड़ पत्थर के समान समझते हैं बड़े लोग, है ना। कंकड़ पत्थर के समान क्या होती है, प्रजा होती है। ठीक, आत्रेय भिक्षु कालवाद, तो यहाँ पे भिक्षु आत्रेय का वर्णन किया है, तो ये भी पूछा जा सकता है। चरक सूत्र 25 में भिक्षु आत्रेय का वर्णन आया है। तो बोलते हैं ना, एक भिखारी का भी समय आता है ना, जो राजा है वो रंक बन जाता है और जो रंक है वो राजा बन जाता है। तो भिखारी का भी काल आएगा जब वो रंक से राजा बन जाएगा। तो सारी चीजें याद हो गई एक बार फटाफट। परीक्षा किसकी, आत्मा, तो मौदगल्य परीक्षा आत्मा। कर से लोम तक सत्य बोलता है, वीर्य रस हो गया, हिरण के अंदर 7 धातु थी, कौशिक शौनक माता पिता के 2 बच्चे थे, भद्दे काम नहीं करना कर्मवाद, भरद्वाज का स्वभाव बड़ा अच्छा था, कंकण पत्थर के समान प्रजापति थी, और भिक्षु जो है उसका भी काल आएगा। तो सारी चीजें सबको याद हो गई, यस कर दो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया, ओके। अगले श्लोक का रेफरेंस आया है, किस चैप्टर का है। जब आप क्वेश्चन पेपर लगाते, क्वेश्चन सीरीज लगाते हैं ना, तो आपको वहां पर मिलता है, तो आपको रेफरेंस याद होता है, डायरेक्ट चैप्टर से याद नहीं होता है। हिरण्याक्ष को, हिरण को किसने मारा था, सलमान खान ने मारा था। अभी तक उसके ऊपर केस चला है, क्यों मारा था, क्योंकि सलमान खान उससे षड धातु को प्राप्त करना चाह रहा था। तो याद हो जाएगा, हिरण्याक्ष में षड धातु रहती है, ठीक है, हिरण में। हाँ, क्या बताने वाली थी मैं, कि जितना आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, जितना एमसीक्यू, अभी आज से नया चीज शुरू कर दिया है मैंने, चरक संहिता चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है ना, उसमें नए टेस्ट और अपलोड कर रही हूँ मैं, है ना। जैसे एक चैप्टर के बाद अभी एक था, फिर दूसरे का एक था, फिर पहले दूसरे का फिर था, ऐसे करके अब उसमें एक एक टेस्ट, एक एक चैप्टर के 4-4, 5-5 टेस्ट रहेंगे। इस तरीके से आपका बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेशन में भी होंगे, क्योंकि बार बार तो नहीं दे सकते ना कि हमने इस टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन डाले, तो अलग रहे। रिपीटेशन में मिलेंगे, कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। जितना एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना थ्योरी में परफेक्शन आता है। आपने पढ़ के रख लिया, आपने क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको याद है। जितना पढ़ते जाओ, एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ। हाँ बिल्कुल, स्कोर बूस्टिंग ही तो आपको लेना है, स्कोर बूस्टिंग में ही सारी चीजें डली हैं, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग लेते थे, इसका इतना, तो वो बहुत दिक्कत होती थी, है ना, वो समझ में नहीं आता था। इसलिए स्कोर बूस्टिंग में ही पूरा जितना भी हमारा मटेरियल है वो सब उसमें भी डालने वाले हैं। जितना अलग अलग डलेगा आप लोगों के लिए, पूरा स्कोर बूस्टिंग में जाने वाला है। उसमें चरक संहिता, पारे के 80 पेजेस, प्रीवियस ईयर, सुश्रुत संहिता, सब्जेक्ट वाइज, संहिता वाइज सब कुछ उसमें रहेगा, अवेलेबल है, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। उसी में सब कुछ कूपन कोड में ही है।
ठीक है, ओके। 6266205977। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, किसी के पास संहिता से और सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकते हैं, जैसे कुमार व्रत हो गया, गायनी हो गया, शालाक्य हो गया, लेकिन आपकी जो द्रवगुण है, रसशास्त्र है, वो कैसे कवर होगा? नहीं हो सकता है ना, सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी है। ठीक है, तो पुनर्वसु आत्रे का समन्वयात्मक मत दिया हुआ है, क्या बोले हैं? ऐशा में ही भावानाम संपत संजनित नरा। अगर ये भाव है, इसीलिए तो यहाँ पर बताया है कि पुरुष के रोगों के संदर्भ में ये संभाषा हुई है। अगर ये भाव सही है, संपत मतलब सर्वगुण संपन्न है, स्वस्थ है, तो इससे कैसे पुरुष की उत्पत्ति होगी? अच्छे पुरुष की, स्वस्थ पुरुष की उत्पत्ति होगी। तेषा में विपत्ति व्यानम, अगर ये भाव कैसे हो जाएंगे? विपत्ति मतलब दूषित हो जाएंगे, तो उससे रोगी पुरुष की उत्पत्ति होगी, मतलब पुरुष में रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये रेफरेंस क्वेश्चन पूछा गया है, टेस्ट सीरीज में आएगा आपको कहीं तो पढ़ने में, तब आपको याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। तो जिन भावों की संपत्ति पुरुष की उत्पत्ति में कारण है, उन्हीं भावों की विपत्ति अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। प्रीमियम वाले में कोर्सेज वाले टेस्ट नहीं है, ओनली जो बैच में होंगे बस वही टेस्ट मिलेंगे, है ना, प्रो वालों को मिलेंगे वो सारे। पुरुष तथा रोग की वृद्धि में हेतु पुनर्वसु आत्रे का उत्तरे तमवाच भगवान आत्रे ने बोला कि हित आहार उपयोगा एक एवं पुरुष वृद्धि करो। अगर आप हित आहार विहार का उपयोग करेंगे तो पुरुष की वृद्धि होगी, मतलब आपके जो पुरुष की वृद्धि मतलब शरीर है उसकी अच्छे से वृद्धि होगी। अगर अहित आहार विहार का उपयोग करेंगे तो पुनः व्याधि निमित्त क्या होता है? अहितकर आहार विहार का प्रयोग करते हैं तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो हितकर आहार का सेवन ही पुरुष की वृद्धि का कारण है और अहितकर आहार का सेवन ही रोगों की वृद्धि का कारण है। दोनों के दोनों रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्वसु आत्रे का उत्तर, जो आहार समान मात्रा में रहने वाले शारीरिक धातु को स्वाभाविक रूप में ही रखे, विषम मात्रा में रहने वाले शारीरिक धातु को सम मात्रा में कर दे, हितकर आहार द्रव्य कहना चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अब आगे बढ़ते हैं, आहार की विभिन्न दृष्टि से भेद देखते हैं। आहार कई प्रकार का होता है, तो अर्थ में अभेद होने से आहार तो प्राय एक ही प्रकार का होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्थ भेद से, इसका अच्छा फिर से एक्सप्लेन कर दूं इसके पहले वाला श्लोक, ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे? पुनर्वसु आत्रे ने क्या कहा है कि अगर हित आहार का उपयोग करोगे तो वो पुरुष की वृद्धि कराता है, अगर अहित आहार का उपयोग करोगे तो वो पुरुष में व्याधि उत्पन्न करता है या व्याधि का कारण होता है अहित आहार। ठीक है, 29 नंबर का श्लोक, 29 नंबर का श्लोक यह है, ऐशा मेरी भावाना, जो हमने भाव पढ़े थे, आत्मवाद किसने बोला है, सड धातुवाद किसने बोला, जो जो भाव हमने पढ़े हैं, ठीक है, उनके संदर्भ में बताया है। अगर ये भाव कैसे हैं? संपत है, अच्छे हैं, तो उससे क्या होगा? संजनित नरम, अच्छे पुरुष की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो जिन भावों की संपत्ति पुरुष की उत्पत्ति में कारण है, अगर इन्हीं भावों की विपत्ति हो जाए तो विविध प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो आहार पूछा जाता है, अर्थ भेद से आहार कितने प्रकार का होता है? तो अर्थ भेद से आहार एक ही प्रकार का होता है। तो अर्थ भेदात, अभेद होने से आहार का प्रायः एक ही होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सा पुनर्द्विधा योनि, योनि भेद से आहार दो प्रकार का होता है, एक स्थावर और एक जांगम। स्थावर मतलब क्या? पेड़ पौधों से मिलने वाला, है ना, जो अनाज है वो है। जांगम मतलब क्या होता है? जीव जंतुओं से मिलने वाला। तो योनि भेद से कितना होता है? दो प्रकार का, स्थावर और जांगम। फिर से दो प्रकार का होता है, हित और अहित भेद से दो प्रकार का, एक हितकर होता है, दूसरा अहितकर होता है। फिर चतुर्विध प्रकार का होता है। किस आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रयोग भेद से आहार कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग का मतलब क्या होता है कि हम उनको किस किस फॉर्म में खाते हैं। तो किस किस फॉर्म में खाते हैं? पान के फॉर्म में, अशन खाते हैं, फिर भक्ष्य, फिर ले, है ना, पान अशन भक्ष्य ले, चार प्रकार का होता है। पीने वाला अशन है, भक्ष्य है, ले चटनी जैसा होता है ना। भक्ष्य थोड़ा सा और सॉलिड होता है, अशन थोड़ा उससे पतला होता है। इस प्रकार से इतने प्रकार के प्रयोग के आधार पर चार प्रकार के आहार बताए। फिर षड स्वादा, रस के आधार पर आहार 6 प्रकार का होता है। कैसे? रस के आधार पर वही मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय आदि आधार पर। और गुणों के आधार पर 20 प्रकार का, जो गुरुवादी गुण 20 है ना, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, उसके आधार पर आहार 20 प्रकार का। बहुत सिंपल सा है। एक हमने देखा अर्थ के भेद से एक, स्थावर जांगम योनि भेद से दो, प्रयोग भेद से 4, प्रयोग भेद से 4 हो गया, रस के आधार पर 6 और गुणों के आधार पर 20 प्रकार का, जो गुरुवादी गुण होते हैं वही के वही आहार के भेद है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ चीज पढ़ने वाले, थोड़ा सा ध्यान दे, मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। एक जगह मैं आपको पढ़ाऊंगी अहितम और एक जगह पढ़ाऊंगी हितम। जैसे यहाँ पर हितम है, आपसे पूछेगा रक्त शाली धान्य में कौन सा शाली श्रेष्ठ है? यहाँ पर श्रेष्ठ लिखा है, अगले पेज पर क्या लिखा है? अश्रेष्ठ कौन सा है? तो ऐसा ऐसा पढ़ूंगी या फिर इकट्ठा एक एक पढ़ा दूंगी तो बिल्कुल याद नहीं होगा, इसलिए एक पेज निकाल लो, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप लिखते चलो। ठीक है, तो ये 20 चीजें मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाली हूँ, बाकी इनके टोटल 152 अग्रह का वर्णन है। चरक जी ने कितने अग्रह का वर्णन किया है? 152। अष्टांग हृदय ने कितना किया है? 55। अष्टांग संग्रह ने 155 अग्रह का वर्णन किया है। अग्रह मतलब होता है श्रेष्ठ भाव, है ना। चरक का 152, अष्टांग हृदय का 55, संग्रह का 155। ये जो 20 है ना, ये थोड़ा सा अलग है, गलत बोल दिए क्या हम?
नहीं, सही बोले हैं। अष्टांग संग्रह का 155 है, हृदय का है। हृदय का है 55। यही पढ़ा है, एक बार देख लो, मैं गलत तो नहीं हूँ क्योंकि अभी तक मैंने यही पढ़ाया हुआ है ना। ठीक है, तो जो 20 है वो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ, बाकी यूट्यूब पर मैंने 5 वीडियो बनाए हुए हैं। यूट्यूब पर पीजी आयुर्वेद योजना यूट्यूब चैनल है, वो मैं इसलिए नहीं पढ़ाती क्योंकि उसमें 2-3 क्लास लगती हैं, 2 क्लास 3 क्लास लगी जाती हैं। वहां पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। ठीक है, पूरा 5 वीडियो है, कम कम टाइम के हैं, देख लेना। ठीक है, चलो इनको हम पढ़ते हैं 20 के 20 को, थोड़ा सा मैं वर्टिकल पढ़ाऊंगी इसको, है ना। तो ये लिखते चलना, अभी के अभी याद हो जाएगा और मैं पूछूंगी, बहुत ज्यादा चीजें सिमिलर भी है ना, तो याद करने में दिक्कत होगी, मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो सब कुछ बन जाएगा। तो हित्तम और यहाँ पे अहित्तम पढ़ने वाले। शुक धान्य में हित्तम कौन है? रक्तशाली। अहित्तम कौन है? यवक। ठीक है, तो याद कर लो शुक धान्य। पहले तो इमेजिन करो, इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए, है ना। इमेजिनेशन पावर कैसी होना चाहिए कि जैसे मैं बोलती हूँ आपको वो दिखने लगना चाहिए, है ना। तो शुक धान्य मतलब क्या होता है? शुक धान्य जिसमें बालियां होती है, बालियों के अंदर कुछ तो भी रहता है, कुछ तो भी मतलब वो अन्न रहता है, फिर हम उसकी बालियों को क्या करते हैं, मशीन में डालते हैं, उनमें से निकलता है, वो शुक धान्य कहलाता है। मतलब जिसमें बालियां होती है वो शुक धान्य से, गेहूं भी शुक धान्य के अंदर आता है ना। धान शुक धान्य में आता है, जो हम चावल खाते हैं वो शुक धान्य में आता है। ठीक है, तो रक्तशाली लाल वाला श्रेष्ठ होगा ना, शुक धान्य में लाल वाला अच्छा है, जो लाल कलर दिखे ना हमको अच्छा लगता है, और यवक खराब वाला होता है, यवक अहितम होता है। ठीक है, दूसरे पर आते हैं शमी धान्य। पहले तो इमेजिन करना है शमी मतलब क्या, शमी धान्य मतलब क्या। तो जो इसमें होता है, जैसे मटर होती है ना, दालें टाइप की, है ना, किसमें होता है ये, इस टाइप का होता है, जिसमें आपने देखा ना, मूंग मूंग देखा है, उड़द देखा है ना, अंदर होता है ना द्विदली जिसको हम बोलते हैं, फलियां जिसको बोलते हैं, फली में जो होता है उसको हम शमी धान्य बोलते हैं। पहले इमेजिन किया हमने शुक धान्य, चावल धान्य वगैरह आता है, फिर शमी को इमेजिन किया कि वो किसमें होता है, इस प्रकार होता है ना, बार बार भूल जाती मैं, फली में होता है। ठीक है, तो उसमें से मूंग सब लोग खाते हैं, जहां भी आचार में देखो निरंतर सेवनी हो, जहां भी हो, तो सेवनी में इसको बोला है, वर्जनी ने मास को बोला है ना। भले ही मास शुक्र जना नाम होता है, लेकिन निरंतर सेवनी में नहीं आता, तो वो अहितम है और मूंग अच्छा है, तो दोनों मैच कर रहा है। फिर अगला आता है जल। जल में क्या है, दो जल को हमने इमेजिन किया, एक अंतरिक्ष जल है जो हमारे दूषित वायुमंडल में आया ही नहीं है, वो जल अच्छा होगा ना। और जो वर्षा ऋतु में नदी का जल जो है, त्रिदोष सर्वदोष प्रकोप कुछ आएगा, नदी का जल जो होता है सर्वदोष प्रकोप कुछ बोला है, वर्षा ऋतु में नदी का जल, है ना। तो कैसा होगा, खराबी होगा ना, क्योंकि इसमें सारी गंदियां मिल जाती हैं, इधर उधर से सब बह के सब कुछ एक हो जाता है। तो सबसे अच्छा जो वायुमंडल में प्रवेश ही नहीं किया, ऊपर अंतरिक्ष वाला, सबसे गंदा नदी का जल। ठीक, लवण की बात आए तो हमने 2 लवण इमेजिन किए, बच्चा बच्चा बता देगा, सैंधो नमक जो होता है हित्तम में आता है, चक्षुष्य होता है, सबसे बेस्ट नमक होता है, अकेला यही नमक है जो शीतवीर होता है, बाकी सारे उष्णवीर होते हैं। एक औषध होता है जो खराब, औषध एक ऊषर भूमि भी होती है, जानते हो सभी लोग। ऊषर भूमि मतलब क्या होता है, जिसमें कभी भी पैदावार नहीं होती, अनाज नहीं होता, तो ऊषर भूमि भी खराब, ऊषर नमक भी खराब। एक ही बार में याद होगा सारी चीजें, है ना। 4 याद हो गए, 5वें पर आ जाओ, पत्र शाक। शाक कैसी खाना चाहिए, जो आपको जीवन दे, वही खाना चाहिए, ऐसे तो नहीं कुछ भी खा लो, टमाटर जैसे 60 रुपए किलो हो गए, अभी 240 के तक चले हैं, है ना। तो वही ऐसी खाओ जो जीवन दे, ऐसा ना खाओ जो पैसा ही लूट ले। ठीक है, तो जीवन की शाक अच्छी और सरसों का साग खराब। सरसों का साग दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बड़ा फेमस है सरसों का साग, और काय की सब रोटी पता नहीं, मैं भूल गई हूँ, है ना। तो सरसों का साग खराब है, जीवन देने वाली साग अच्छी है। थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ, स्टोरी के साथ, फिल्मों के साथ बताऊंगी तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर मृग मांस। मृग मांस में हमको ये तो पता है कि एड़े मृग होता है, एड़े मतलब क्या होता है, कृष्ण मृग होता है। लेकिन यहाँ पे गोमांस साहित्य में थोड़ी ना मृग में आता है, लेकिन वो जंगली वंगली जानवर जहाँ पे आपने पढ़े हैं वहां पे एड़े भी आता है। हाँ, मक्के की रोटी आ गया याद, है ना। तो मृग में कृष्ण मृग वाला अच्छा लगेगा, लेकिन हम जो जंगल जानवर पढ़ते हैं वहां पे मृग भी रहता है, वहां पे गाय भी रहता है, तो इस आधार पर इसने गोमांस को अहितम बताया। ठीक है, तो एड़े वाला अच्छा। देखो, मृग के साथ गाय दिया हुआ है, ऐसा नहीं याद करना कि मृग अच्छा है माहिश खराब, है ना। गाय दिया है, मृग के साथ गाय है, क्लियर हो गया। पक्षी में कौन से पक्षी, लावा तीतर, जो फुदकने वाले छोटे छोटे पक्षी हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, तो लावा अच्छा है, और काण कपोत खराब। ये काण कपोत मतलब कबूतर नहीं है, ये कुछ अलग जानवर है, लेकिन हमने कोड बनाकर याद करने के लिए याद किया कि काला कबूतर खराब है, लावा अच्छा है। एक डाल पर 2 लोग बैठे थे, एक कौन था, लावा, और एक कौन था, कबूतर। तो लावे वाले को हमने चूज कर लिया, कबूतर को उड़ा दिया, कबूतर जा जा करके उसको उड़ा दिया, लावा सिलेक्ट किया, कबूतर को भगा दिया। ठीक, बिलेश है, इमेजिन करो बिलेश है मतलब कौन, जो बिल में रहने वाले। बिल में क्या रहते हैं, गोधा भी रहता है और मंडूक मेंढक भी रहता है। ठीक है, रहता है ना। गोधा मतलब कौन, मगरमच्छ का छोटा भाई, गिरगिट का बड़ा भाई, मतलब मझल्ला वाला भाई, छिपकली जैसा दिखता है, इतना बड़ा होता है, हमारे गांव में बहुत निकलते हैं, जहां से हम गांव से हैं वहां पे बहुत ज्यादा मिलते हैं, है ना। चिड़ियों को बच्चे को तो ऐसे ही निकल जाते हैं, ठीक है, बहुत खतरनाक दिखते हैं। तो जो गोधा है वो इतना खतरनाक दिखता है, उसको अच्छा बोला, बेचारा मेंढक इतना सा फूटता फुटक करता है, हाँ, जिसको गोह बोलते हैं, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में गोह बोलते हैं उसको। ठीक है, और मंडूक मंडूक उसी में रह रहा था, जो गोधा था ना इतना बड़ा सा, उसने मेंढक को निगल लिया, तो इसको अच्छा बोलना चाहिए था, ये तो खराब था ना, दूसरे जानवर को खा लिया, लेकिन इसको अच्छा बोला, इस मेंढक को खराब बोल दिया।
एक ही बिल में दोनों थे, बड़े वाले को अच्छा, क्योंकि उसको अच्छा बोलना पड़ेगा, नहीं तो हमको भी खा सकता है ना? तो इसको अच्छा, उसको खराब बोल दिया, ठीक है? फिर मछली, मछली में रोहित मछली का नाम तो सुना ही होगा, श्रेष्ठ मछली होती है, रोहित मछली बहुत बड़ी मछली होती है, तो रोहित को अच्छा बोला है। और चमकने वाली चीजें अच्छी नहीं होती, चिलचे मतलब चमकने वाली, बाहरी चमक हमेशा अच्छी नहीं होती ना, ऐसा नहीं, सुंदरता, बाहरी सुंदरता के साथ साथ अंदर की सुंदरता भी होना बहुत जरूरी है इस जमाने में, है ना? तो चमकने वाली चीजों से दूर रहें कृपया, ठीक है? रोहित अच्छी, चमकने वाली मछली खराब, ठीक। घृत में देखते हैं और दुग्ध में, ये तो आप वहां भी पढ़ोगे अग्रय वाले टॉपिक में, गाय का घृत अच्छा, दूध अच्छा, और किसका खराब? मेशी, मेशी मतलब क्या होता है? भेड़, है ना? आबी, आबी भी बोलते हैं, भेड़ भी बोलते हैं, मेशी बोलते हैं, लेकिन इसको अजा नहीं बोलते, अजा वाला अलग है, वो बकरी है ना? ये मेशी या आबी या भेड़, ठीक। अब स्थावर स्नेह में, स्नेह मतलब, स्थावर मतलब क्या होता है? पेड़ पौधों से आपको मिलता है, तो किसका नाम आता है सबसे पहले? तिलका आता है ना? तिलका अच्छा होता है, कुसुम्ब का खराब होता है। एक मिनट, कुसुम्ब का खराब होता है ना? तिल का तेल अच्छा, कुसुम्ब का खराब। अब आनूप नग वसा, मत्स्य वसा, पक्षी वसा, ऋषिकर पक्षी वसा, शाखा में 10, ये जो 5 चीजें पढ़ाने वाली हूँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से याद होने वाला है। तो आनूप मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? आनूप मतलब होता है एक जलाशय है, वहां पे पेड़ लगे हुए हैं, नारियल के लगे हैं, यहाँ पे हाथी नहाने आया है। एक मिनट, तो आनूप में क्या देखा हमने? थोड़ा सा स्लो बोलूंगी ना। एक हाथी है और एक माहिश है, ठीक है? ये दोनों नहाने आते हैं कहाँ पर? आनूप में। तो बाराह मतलब हाथी, हाथी नहीं है ना, हाथी नहाता है, एक बाराह भी नहाता है। तो सुअर कैसा होता है? गंदा होता है, लेकिन उसको अच्छा बोला है, और माहिश को खराब बोला है। हाथी भले मैंने बना दिया, लेकिन यहाँ पे ओनली बताने का मतलब था कि आनूप जहाँ पे हाथी है, सुअर है, माहिश है, नहाते, ठीक है? तो माहिश बुरा है और बाराह कैसा है? अच्छा है, ठीक है? ऐसी मत्स्य में, मत्स्य में क्या था? मत्स्य वसा में एक मटका है, ठीक है? इसमें मत्स्य वसा रखी हुई है, ये मटका है, इसमें मछली की वसा रखी है, तो आपने किसको चुना? चुलूकी को चुना, मतलब अच्छी वाली चुलूकी को आपने चुन लिया और मटके वाली को हटा दिया। एक मटके में बसा, कुंभी मतलब क्या होता है? कुंभ, कुंभी मतलब क्या? कुंभ, कुंभ मतलब क्या? मटका। इस कुंभीर वसा को हटा दिया और किसको चुना? लकी वाली को चुना, चुलूकी को लकी पढ़ लो, लकी वाले को आपने चुन लिया, ठीक है? फिर जलचर पक्षी वसा, जलचर पक्षी वसा में क्या होता है? जैसे ये जल है, इस जल में क्या है? हंस तैर रहा है। जलचर का मीनिंग होता है जल के ऊपर तैरते हैं, उन पक्षी की वसा, उन पक्षी में से किसकी वसा आपको यूज करना है? एक हंस तैर रहा है, एकदम गोरा और एकदम काला, कौवा तैर रहा है। काक मधु अलग चीज है, लेकिन याद कराने के लिए आपको कौवा बता रही हूँ। काक एकदम काला, तो गोरे वाले को चुने आप, इसको चुने जलचर में, हंस को चुन लिया, अच्छा है, और काक वाले को खराब दे दिया, ठीक है? फिर विशिकर पक्षी वसा, कुक्कुट वसा और चटक वसा। तो विशिकर मतलब क्या होता है? मैंने आपको याद कराऊंगी 27 नंबर का चैप्टर जब पढ़ाऊंगी, कि वह जानवर जो बिकने वाले हैं। कौन बिकता है? जिनको लोग खरीदते हैं। किसको खरीदते हैं? जो हम खाते हैं, मतलब विशिकर में वो जानवर आएंगे, जैसे कुक्कुट हुआ, लावा तीतर कपूत है, जिनको ज्यादा खाया जाता है ना? नॉनवेज जो खाते हैं उनको ज्यादा खाया जाता है, तो विशिकर में वही बिकने वाले जानवर रहते हैं। तो कुक्कुट अच्छा सब लोग खाते हैं, चटक गोरैया को कोई नहीं खाता, कुक्कुट को खाते हैं, गोरैया को नहीं खाते हैं, ठीक है? शाखा में 10, शाखा मतलब पैर की बात होगी, पैर की बात होगी, तो अजामेदस लेंगे, हस्तीमेद को छोड़ देंगे। अजामेदस क्यों लेंगे? जिसके पैर पतले उसकी वसा कैसी होगी? थोड़ी हल्की होगी, हमको पाचक होगी। जिसके पैर मोटे मोटे, हाँ, जिसके पैर मोटे मोटे उसको हम छोड़ देंगे, तो हस्तीमेदस को छोड़ देंगे, ठीक है? कुक्कुट मुर्गा होता है, कुक्कुट मतलब मुर्गा, चटक मतलब गोरैया, चिड़िया, है ना? कुक्कुट को हम मुर्गा, ठीक है? शाखा का याद हो गया। अब कंद में देखते हैं, अदरक का कंद, अदरक का कंद श्रेष्ठ होता है, सारा विश्व अदरक की चाय पीता है, तो अच्छा ही होगा ना? तो शुद्ध भाव प्रकाश ने सूरज कंद बोला, ये क्वेश्चन बहुत पूछा एग्जाम में। चरक का अदरक है, तो शुद्ध भाव प्रकाश का सूरज, सबसे खराब आलू, जो सब सब्जियों में डलता है, सारी सब्जियों में आलू ऐड हो जाता है। टमाटर ऐड होता था, महंगा हो गया तो ऐड नहीं कर पाते, तो आलू तो कर सकते थे ना? तो आलू लेकिन खराब होता है, अंदर से निकलता है वो भी। फल में मृगी का चरकता है, मीठा वाला फल अच्छा, चरकने बोला, याद करने के लिए मीठा फल अच्छा, जबकि सुश्रुत ने आमल की, जो लकी है वही अच्छा, सुश्रुत आमल की, चरकने मृगी का। लकुच वाला खराब, लकुच को लचक पढ़ लो, लचक मतलब हमारी बुंदेलखंडी में बोलते हैं लचक जाना, कहीं भी मोच आ जाना, उसको लचक जाना बोलते हैं, ठीक है? तो अगर कोई इतने सारे फल की टोकरियों को उठा के अपने सिर पे जा रहा है, उसकी कमर क्या हो जाती है? लचक जाती है, तो फल वो अच्छे नहीं होंगे जो हमारी कमर को लचका दे, तो लचक मतलब लकुच खराब होता है। फिर इक्षु विकार में शर्करा सबसे अच्छी होती है, फाणित खराब होता है, प्रदोष प्रकोपक होता है। तो ये हमने 20 याद कर लिए हैं, अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्वेश्चन पूछते पूछते एक बार और समझाऊंगी, ठीक है? और इसके बाद जो मैंने बोला है आपको आज के आज ही कंप्लीट करना है, आज आप 2 वीडियो देख लो, सुबह 3 वीडियो देख लेना, मुश्किल से हर एक वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा, इससे ज्यादा का नहीं है ना? तो कल शाम को जब क्लास होगी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप इसको पेंडिंग छोड़ दोगे ना, तो फिर वो पेंडिंग ही रह जाएगा, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, है ना? तो कल के कल ही कर लेना, आज और कल में, ठीक है? क्वेश्चन पूछ लूं, बताना है आपको, आनूत मृग वसा में कौन सा श्रेष्ठ है? आनूत मृग वसा, अभी सुनो पहले, मैंने बोला आनूत मृग वसा, आपको इमेजिनेशन, आपने क्या इमेजिन किया कि मैडम ने एक पेड़ बनाया था, जल बनाया था, हाथी गलती से बना दिया तो उसको काट दिया था, जल में कौन नहाने आता है? बरहा भी आता है, माहिश भी आता है, दोनों काले काले रहते हैं, तो मैडम ने ये बोला था कि जो खराब है बरहा वो अच्छा, तो जो माहिश है वो खराब था, है ना? याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल, यूट्यूब के लिंक भेज दूंगी, क्लियर हो गया? ओके, अब मैंने आपसे पूछा मृग मांस में, मृग मांस में किसका मांस अच्छा? ये भी आपको याद आ रहा होगा, मृग, कृष्ण मृग, एड़िए बताया था, पर ये भी बताया था कि एड़िए के साथ वहां पे जंगल में गाय भी रहती है, तो गाय वाला कैसा है? खराब है, गोमांस, एड़े वाला अच्छा है। गाय को मार के दुनिया खा सकते हैं,
है ना, पूजनीय है गाय, प्राणी वाला अच्छा है, गोमांस खराब, ठीक है। एक और चीज, जलचर पक्षी वसा, जलचर पक्षी वसा, क्या इमेजिन किया, जल में तैर रहे हैं, दो लोग तैर रहे हैं, एक हंस है गोरा, एक काड़ कपूत है, काकमधु सॉरी, काकमधु, काड़ कपूत अलग है, काकमधु, एक काला है, वेरी गुड, हंस अच्छा है, ओके, काकमधु कैसा है, खराब है, ठीक। फिर हमने बात की शाखा में दस, जो सिमिलर है बस उनको याद करा देती हूँ, शाखा में दस, शाखा जिनकी पतली वो अच्छा है, अजा की शाखा है मोटी, हाथ पैर मोटे, सॉरी अजा नहीं, हस्ती, अजा की अच्छी है, हस्ती की खराब है। पत्र शाख में कौन सा अच्छा, कैसी शाख खाएंगे हम, जो जीवन देगा उसको खाएंगे, तो जीवन की अच्छी होती है और सरसप की शाख खराब होती है, ठीक है। शुभ धान्य में कौन सा अश्रेष्ठ है, शमी धान्य में श्रेष्ठ कौन सा है, जल में खराब वाला कौन सा है, पक्षी में खराब कौन सा है। पक्षी का याद आया, एक पेड़ बनाए थे उसमें लावा भी बैठा था, कबूतर को उड़ा दिया था, लावा वाला हमारा अच्छा था। तो जितनी चीजें हमने पढ़ी 20 की 20 आपको याद हो गई है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ओके गुड। तो 2 श्लोक और होंगे, 25 नंबर के चैप्टर में कंप्लीट ही कर लेते, कल से मैं 26 से स्टार्ट कराऊंगी आपको, है ना। तो ये आप कल पढ़ के मुझे बताएंगे, क्लास में मैं क्वेश्चन पूछूंगी। उपसंहार देखते हैं, तो अग्रहायाणाम सतम उद्दिष्टम यदि पंचाशद उत्तरम अलम एतद् विकाराणाम विद्यार्थ्योपदिश्यते, हिताहार हित अहिताहार का उपसंहार। यहाँ पर जो 152 श्रेष्ठ भाव कहे गए हैं वे रोगों के नाश के लिए पर्याप्त है। तो कितने भाव है टोटल, 152 है, चरक के, अष्टांग हृदय के 155 और सॉरी संग्रह के और हृदय के कितने हैं 55। हृदय के अपन 55 उत्तर तंत्र में, उसके उत्तर स्थान उत्तर तंत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। वहां से भी इस साल 2 क्वेश्चन पूछे थे, जो अपन ने लास्ट में पढ़ा था ना 2023 के एग्जाम में से 2 क्वेश्चन आए थे, सबसे लास्ट वाले चैप्टर उत्तर तंत्र का। पत्य पत्य के लक्षण देखते हैं, तो पत्य पत्य का डेफिनेशन कहाँ बताया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। तो पत्य पत्य कहाँ बताया है, चरक सूत्र स्थान के 25 नंबर के चैप्टर में पत्य पत्य के लक्षण। पथ्यम यतो अपने पेटे यत् चोक्तम मनसा प्रियम यत् अप्रिय अप्रियम अपथ्यम चान्यतम तत् लक्षित, मतलब पथ वह है जो हमारे पथ मतलब स्रोतस को हानि ना पहुंचाए और मन के लिए भी कैसा हो, प्रिय हो, है ना, वो पथ्य कहलाता है। हाँ, उत्तर तंत्र के 40 नंबर के चैप्टर में पढ़ेंगे हम अष्टांग हृदय। तो जो आहार आदि द्रव्य पथ मतलब शारीरिक स्रोत में अपकार करने वाला ना हो, अपकार मतलब होता है हानि, उपकार मतलब होता है लाभ, अपकार करने वाला ना हो, मन के लिए प्रिय हो अर्थात शरीर और मन के लिए हानिकारक ना हो, उसे पथ्य, और जो उसके अपोजिट होता है उसको अपथ्य कहते हैं। मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष गुणांतरम, और ये भी बोला है यह पथ्य पथ्य वस्तु नियत रूप से नहीं रहती, किंतु पथ्य वस्तु की मात्रा काल क्रिया भूमि देह एवं दोष की विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होकर अपथ्य हो जाती है, और इन्हीं कारणों से अपथ्य वस्तु भी पथ्य हो जाती है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा और देख लो लास्ट, ठीक है, छोटा सा ही है। 84 आसवों का वर्णन किया है, कितने होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रेष्ठतम आसव कितने हैं, श्रेष्ठतम आसव जो है 84 है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नॉर्मल की आसव की संख्या कितनी है, संख्या पूछे तो असंख्य होती है, असंख्य मतलब होता है अनंत, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है श्रेष्ठतम या पथ्यतम आसव जो है 84 है, 84 है। टोटल आसव कितने होते हैं, वो अनंत होते हैं, ठीक है। यहाँ पे श्लोक में दिया होगा, योनि भी दिया है, आसव की योनि भी दिया है, तो टोटल भी दिया है। तमुवाच भगवान आंतर्या, आसव की जो योनि होती है 9, पथ्यतम या श्रेष्ठतम 84 और संख्या कितनी है इनकी, असंख्य है। 3 चीजें समझ में आ गई, योनियां 9 कौन कौन सी होती है अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। द्रव्य संयोगकरण अपरिसंख्य यहाँ पे दिया हुआ है, और पथ्यतम जो है चतुर्षेटी, यहाँ संक्षेप में जो नव आसवों के मूल द्रव्य बताए हैं उन्हीं मूल द्रव्यों के संयोग संस्कार के द्वारा आसव अगणित है। मैंने जो क्वेश्चन बोला आपको समझ आ गया, पढ़ के समझ में आ रहा होगा। योनियां 9 है, इनकी नॉर्मल संस्कार संयोग आदि संख्या कितनी है, अनगणित असंख्य है। उन अनगणित आसवों में 84 आसव क्या होते हैं, पथ्य आसव होते हैं या पथ्यतम होते हैं, ठीक है। अब इनमें ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, धान्य आसव कितने हैं, मूल पुष्प पत्र शर्करा फल सार कांड, तो संख्या याद करना है टोटल 84 की, याद करते हैं। धान्य कितने हैं, 6 है। कोई गुजराती मराठी काय में बोलते हैं धन्य 6, धन्य को धन्य 6 बोलते हैं ना, धन्य 6। धान्य कितने हैं, 6 है। मूल आसव आपने मूल देखी होगी पेड़ की, एक मूल ऐसी एक मूल ऐसी एक मूल ऐसी, तो मूल एक से एक होती है, एक से एक डिजाइन की मूल होती है, तो एक से एक करके आप एक एक याद कर ले, ठीक है। पुष्प कितने का मिलता था पहले, 10 रुपए का मिलता था, रेड रोज अब बहुत महंगा हो गया होगा, पता नहीं हमको, है ना। तो पुष्प कितने का मिलता था पहले, 10 रुपए का मिलता था, याद हो गया, पुष्प आसव 10 का। पत्ते कितने हैं, 2 है। एक डाली है, इसकी साइड एक पत्ता लगा, इसकी साइड एक पत्ता लगा, तो पत्ते 2 लगे रहते हैं ना, तो पत्ते कितने हैं, 2। हर चीज याद होगा, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए याद करने का, सब कुछ याद होता है, ठीक है। शक्कर, अब स्टूडेंट लाइफ में शर्करा एक बोरा खरीद के तो नहीं लाओगे, 1 किलो शक्कर लेके आओगे ना, महंगी है, खत्म हो जाएगी, आधे बाद दूसरी शक्कर ले आओगे, तो शर्करा कितनी लेते हैं हम, 1 किलो लेते हैं। धन्य 6, मूल 1 से 1, पुष्प 10 रुपए का था, पत्ते 2 लगे रहते हैं, शर्करा कितना होता है, 1 रुपया। अब फलासव सारासव में कंफ्यूजन होता है, हमने एक पेड़ से कितने फल तोड़े, 26 फल तोड़े, जिनमें से 6 फल खराब हो गए, सार वाले कितने निकले, हमारे पास सार वाले मतलब अच्छे वाले जो फल है वो 20 ही बचे। तो याद हो जाएगा नाम कि फल ज्यादा लेके आए थे 26, लेकिन उनमें अच्छे वाले कितने निकले, 20, बाकी खराब हो गए, सार वाले 20। कांड आसव 4 त्वगासव, तो याद कर लो त्वग, त्वग को कभी कभी हम त्वग भी लिखते हैं, त्वा से हो जाएगा त्वगासव, गा ता से हो जाएगा कांडासव, त्वग करके लिखना, याद हो जाए, 4 एवं आसवम नाम सुतत्वाद आसंबत संज्ञा, इन आसवों की आसव संज्ञा से की गई है कि ये आसुत अर्थात संधान क्रिया फर्मेंटेशन के द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। और आसव के गुण क्या होते हैं, लास्ट श्लोक देखते हैं। तो मना शरीर अग्नि बल प्रदानम स्वप्न शोक अरुचि नाशनम संघर्षणानाम प्रवर, ये आस्वप्न है ना, प्रवर्धानम अशीतिरुक्ता चतुरुत्तरेशा, मन शरीर अग्नि के बल को बढ़ाने वाले होते हैं आसव। अनिद्रा शोक अरुचि को नष्ट करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला 84 उत्तम आसवों का वर्णन यहाँ पे किया गया। ये हमारा 25 नंबर का चैप्टर कंप्लीट होता है, कल आपको पढ़ना है, तभी कंप्लीट होगा। आसव और अरिष्ट में डिफरेंस क्या होता है, जो अरिष्ट होता है उसको पकाकर बनाया जाता है ना, अग्नि का संयोग किया जाता है, और आसव में अग्नि का संयोग नहीं किया जाता है ना, जो हम रसाला में बनाते हैं ना, उबाल उबाल के बहुत पका के बनाते हैं, वो अरिष्ट रहता है, उसके बाद हम संधान करते हैं। लेकिन आसव में पकाता नहीं है, डायरेक्ट उसको मिला के संधान करते हैं, ठीक है। कल आपको पढ़ना है पूरा, क्लास में पूछूंगी, फिर हम 26 नंबर का चैप्टर शुरू करेंगे, काफी बड़ा चैप्टर है, 2 दिन लग जाएंगे। उसके बाद 27 चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, परसों की क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद 28 पढ़ेंगे, तब आधा पढ़ेंगे,
है ना। फिर 29 पढ़ेंगे तो आधा पढ़ेंगे, फिर 30 पढ़ेंगे तो आधा पढ़ेंगे, जब तक हमारे 28, 29, 30 नंबर के चैप्टर कंप्लीट होगा तब तक हम 27 को 4 पार्ट में डिवाइड करके उसको कंप्लीट करेंगे, है ना, ताकि आपका इधर फिनिश हो जाए। फिर हमारा जो टेस्ट शेड्यूल है अगले मंथ का रिवीजन वाला, है ना, वो आप करते रहोगे। इधर आपका टेस्ट हो जाएगा ये 16 से लेकर 30 तक, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट क्लास होने वाली है 10 मिनट से, ठीक। एक दिन हम लोग भी वैज्ञानिक बनेंगे। क्या है? चरक सूत्र स्थान का 26 नंबर का चैप्टर है। रसों के बारे में पढ़ेंगे, किस आचार्य ने कितने रसों को बताया है। तो ये जो संभाषा दी है शुरुआत की, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट में आप देखेंगे, एक मिनट, किस आचार्य ने कितने रसों का वर्णन किया है उसको पढ़ लेते हैं। खंडन मंडन वगैरह नहीं पढ़ेंगे, है ना, इसको मैं ट्रिक से आपको लिखा देती हूँ, ठीक है। पहले हम ट्रिक याद करेंगे, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक ट्रिक है याद करने की, किस आचार्य ने कितने रस बताए हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, भद्र शकुंतला मोहित हुई, मोहित हुई, किस पर मोहित हुई? हिरण पर। फिर नेक्स्ट ट्रिक है, कुमार वीर ने, कुमार वीर था उसने, कुमार वीर ने धड़ पकड़ा कंकड़ असंख्य। एक भद्र शकुंतला थी, वो मोहित हो गई किस पर? हिरण पर, ठीक है। तो साइड में कुमार चल रहा था, वो कुमार कैसा था? वीर था। तो भद्र शकुंतला मोहित हुई हिरण पर, कुमार कैसा था? वीर था। कुमार वीर ने क्या पकड़ा? उस हिरण का धड़ पकड़ा और उसको असंख्य कंकड़ मार दिया। तो कंकड़ असंख्य। ट्रिक को भी एक ट्रिक से याद करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मोहित यहाँ लिख दिया मैंने, हुई इधर लिख दूंगी, हिरण पर, हिरण ऊपर लिख दिया, पर नीचे लिख दिया, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाना है ना। तो भद्र काव्य ने एक रस माना है, भद्र से क्या हो जाएगा? भद्र काव्य। भद्र काव्य ने कितना रस माना है? पहले नंबर पर है, एक माना है। शकुंतला मतलब शाकुंते, शकुंतला कौन है? शाकुंते। शाकुंते ने कितने माने हैं? 2। मोहित से क्या हो जाएगा? मौदगल्य पूर्णाक्ष, मौदगल्य पूर्णाक्ष, इन्होंने कितने माने हैं? 3 माने हैं। हिरण पर से क्या होगा? हिरण्याक्ष कौशिक, हिरण पर से हिरण्याक्ष कौशिक। कुमार से होगा कुमार शिरा भरद्वाज, कुमार शिरा भरद्वाज। वीर से होगा वायुर्विद, ठीक है। तो यहाँ पे 3, इन्होंने 4, इन्होंने 5, वायुर्विद ने कितने मान लिए? 6 मान लिए। ने से हो जाएगा, ने से होगा निमि, निमि ने कितने माने हैं? 7। धड़ पकड़ा धामारगांव वडिष्ठ, धड़ पकड़ा से हो जाएगा धामारगांव वडिष्ठ, इन्होंने 8 माने हैं। कंकड़ असल, कंकड़ से क्या होगा? कांकायन, इन्होंने कितने बोले हैं? असंख्य बोले हैं, ठीक है। हमारी ट्रिक सही है कि नहीं उसको वेरीफाई करते आपको आना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर कुमार, कुमार कैसा होता है? मतलब बच्चा, कुमार है बच्चा, जो कि पंच महाभूतों से मिलकर बना होता है। तो कुमार पे 5 नंबर आना चाहिए, है ना, तो ऊपर वाली वेरीफाई हो जाएगी। फिर धामारगांव पर आपको याद होना है कि धामारगांव कितना है? धामारगांव में 8 है, ठीक है। और पुनर्वसु आत्रेय सभी आचार्य, लास्ट लिख लो, पुनर्वसु आत्रेय मतलब चरक संप्रदाय, चरक पुनर्वसु आत्रेय, धन्वंतरी संप्रदाय मतलब सुश्रुत, और बागभट, इन्होंने सबने 6 माने हैं। कौन कौन से? मधुर अम्लवण कटु, मधुर अम्लवण कटु तिक्त कषाय, इतने रस इन्होंने माने। कौन कौन से किसने माने हैं वो थोड़ा सा हम थ्योरी से पढ़ लेते हैं। तो याद हो गया सभी को किस आचार्य ने कितने बोले हैं? तो रस तथा आहार विचारांत विषय यहाँ पर है। भद्रकाव्य का एक रस पक्ष उन्होंने बोला कि भद्रकाव्य ने कहा कि रस एक ही होता है। कुशल विद्वानगण कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियों के अर्थों में एकमात्र जीवा इंद्रिय का विषय रस होता है। वह रस जल से अभिन्न है, अर्थात जल और रस एक ही वस्तु है। तो भद्रकाव्य ने एक रस बोला। भद्र शकुंतला मोहित हुई हमने याद किया था, कौन सा होता है उनका? एक रस होता है, वो जल कहलाता है। दूसरा, शाकुंतल ब्राह्मण ने 2 रस बोला। तो कौन से होते हैं? दूरण, 2 रस, एक छेदनी होता है, दूसरा उपशमनीय। शाकुंतल के 2, छेदनी और उपशमनीय। तीसरा जो थे मौदगल्य पूर्णाक्ष, उन्होंने 3 बोला था। छेदनी उपशमनी में एक और ऐड हो जाएगा, कौन सा? साधारण। तो छेदनी उपशमनी साधारण, इन 3 रसों को बोला है। कल आपका जो होमवर्क था आप लोग करे हो ना? अभी क्वेश्चन पूछूंगी, क्लास जल्दी खत्म कर देंगे, 10 मिनट में क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, बताना है सभी को, छेदनी उपशमनी और साधारण। फिर कौशिक हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष ने 4 बताए हैं, एक स्वादु एक अस्वादु। तो स्वादु में क्या होगा? 2 चीजें, हितकर अहितकर। अस्वादु में भी 2, स्वादु हितकर और अहितकर। तो याद कर लो, हिरण्याक्ष में 4, एक स्वादु अस्वादु, स्वादु में पुनः 2 हो जाएंगे, हितकर अहितकर, अस्वादु में पुनः 2 हो जाएंगे, हितकर और अहितकर, ठीक है। कुमार शिरा भरद्वाज के 5 रस का पक्ष देखते हैं। तो कुमार शिरा भरद्वाज याद करे थे हम, पंच महाभूत से मिलकर बनता है कुमार, तो पंच महाभूतों के नाम ही है। तो कुमार शिरा भरद्वाज ने 5 कौन से रस बताए हैं जो पंच महाभूतों के नाम होते हैं? भौम, जली, आग्नेय, वायव्य और आकाशीय। फिर छठवा, वायुर्विद ने 6 रस बोले हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मधुर अम्लवण कटु तिक्त कषाय है। इन्होंने 6 रस गुणों के आधार पर बताया, है ना, जो गुण होते ना स्निग्ध रुक्ष वगैरह, उनके आधार पर वायुर्विद ने बताया। क्या? गुरु, लघु, शीतोष्ण, स्निग्ध रुक्ष।
एक गुरु है तो दूसरा लघु होगा, एक शीत है दूसरा उष्ण होगा, स्निग्ध है तो दूसरा रुक्ष होगा। ये गुणों के आधार पर वायुर्वेद ने बताया। फिर निमि ने 7 रस बताया है। अब जो निमि है ना, इन्होंने एक्चुअल में जो रस होते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय वही बताया, बस एक और एक्स्ट्रा बता दिया। क्या बता दिया? क्षार। अब क्षार को रस कौन कौन से आचार्य बोले हैं? क्षार को रस धामार्गव, निमि और हारित। लिख लो, क्षार को रस कौन कौन से आचार्य बोले हैं, अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं। धामार्गव, हारित और निमि, इन 3 आचार्य ने क्षार को रस कहा है। ठीक है। फिर धामार्गव वडिष्ठ ने कितने बोले हैं? 8 बताए हैं। मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। क्षार तो रहेगा, अभी अभी मैंने पढ़ाया कि निमि, हारित और धामार्गव ने क्षार को रस बोला है, तो धामार्गव में क्षार आ जाएगा, 6 रस वो हो जाएंगे, तो 7 हो गया। एक और हमको याद करना है कि अव्यक्त भी माना है धामार्गव ने। कैसे याद करोगे? हम जो धर्म का काम करते हैं वो अव्यक्त होता है, वो किसी को पता नहीं चलता। जैसे आज कितनी खुशी हो रही है सभी भारतीयों को, तो वो कैसी है? अव्यक्त है, वो व्यक्त करने लायक ही नहीं है। मतलब इतने ज्यादा खुश है लोग, तो क्या है? धर्म का काम है भाई, हमारे भारत का काम है, तो क्या होगा? अव्यक्त होगा ना। ठीक है। तो धर्म का काम जो करते हैं वो व्यक्त नहीं किया जा सकता, अव्यक्त होता है। बालिक, रेशी, कामकायन। कामकायन कंकड़ पत्थर कैसे होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, असंख्य होते हैं। ठीक है। पुनर्वसु आत्रेय द्वारा षड रस का सिद्धांत। अब पुनर्वसु आत्रेय और बाकी आचार्य जो है हमारा पूरा बृहत रही, उन्होंने 6 रस ही बोला है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। बस आपको एक कोड याद करना था। भद्र शकुंतला मोहित हुई हिरण पर, कुमार वीर ने धड़ पकड़ा कंकड़ असंख्य। ठीक है, इतना याद करोगे। अब आते हैं अगले श्लोक पर, श्लोक नंबर 10। बाकी का बीच का स्किप करना है, खंडन मंडन हमको नहीं पढ़ना है। श्लोक नंबर 10 पर आ जाइए। द्रव्य प्रकरण तथा रसानुसार उनके कितने भेद होते हैं? 63 भेद होते हैं। तो सर्व द्रव्य पंच भौतिकम अस्मिन अर्थे तच्चेतनावदे चेतनम तस्य गुणा शब्दादि गुरुवादि द्रवांत कर्म पंचविधम उक्तम भमनादि। दोनों के दोनों रेफरेंस एग्जाम में पूछे हैं। कर्म पंचविधम उक्तम भमनादि। इस संसार में जितने भी द्रव्य हैं, सर्व द्रव्य पंच भौतिक होते हैं। एक सेंटेंस ऐसा होता है, और दूसरा क्या होता है? इस संसार में जो भी द्रव्य है सारे द्रव्य औषधि है, बगैर औषधि का कोई द्रव्य नहीं है। वो बात अलग है कि आपको नहीं पता है कि ये द्रव्य औषधि में आता है कि नहीं आता, लेकिन सारे द्रव्य में औषधि गुण रहता है। ठीक है। तो अब इसके आगे द्रव्य की दृष्टि से रखकर कुछ आचार्य द्रव्यों को कह रहा हूँ। सभी कार्य द्रव्य इस प्रकरण में पंच भौतिक माने जाते हैं। चेतन अचेतन भेद से 2 प्रकार का होता है, ये अपन सरसूत्र पहले में पढ़ाए। चेतन अचेतन रूप से 2 प्रकार का द्रव्य है ना। फिर अंतश्चेतन बहिश्चेतन हो जाता है, फिर उनके 4 भेद हो जाते हैं, ये हमने पढ़ा है पहले। फिर उस द्रव्य के शब्दादि से 20 है, गुरुवादि गुणादि 20 है। उस कार्य द्रव्य का कर्म वमन आदि 5 है, यह पहले कह आए। जो कार्य द्रव्य है ना, उनका कर्म वमन आदि 5 है। तो ये श्लोक का रेफरेंस पूछा गया है। कर्म पंचविधम उक्तम वमन आदि कहां से लिया है? ठीक है। पार्थिव द्रव्य के लक्षण कौन कौन से होते हैं, ये आप कहाँ पढ़ोगे? पदार्थ विज्ञान में आपको सर पढ़ाएंगे, है ना। पढ़ के समझ में आएगा, बाकी इनको रटने की जरूरत नहीं है। एक बार फ्लो चार्ट से बस जस्ट आपको रीड करके बता देती हूँ, है ना, कितने कितने होते हैं। बस संख्या बस हमको याद करना है। तो देखिए, जो पार्थिव द्रव होते हैं, पार्थिव द्रव उनके टोटल कितने बताए हैं उन्होंने? 9 गुण बताए हैं। आपके जो होते हैं 7 है, आग्नेय 7 है, ये भी 7 ही है, वायव्य भी 7 है। ठीक है, सॉरी, हाँ 7 है, और ये उनके कर्म 5 है, ऐसे करके आकाश के 5 है। यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, छोड़ दो। जब आप शारीरिक स्थान पढ़ोगे वहां पे फर्स्ट चैप्टर में ही पंच महाभूतों के गुण कर्म के बारे में आता है, गुणों के बारे में, वहां पे हम याद रखेंगे पार्थिव जो होता है कितना है, 18 जो भी है। कि पृथ्वी में कौन कौन से गुण है? गुरु होता है, खर है, कठिन है, मद है, स्थिर, विशद है। अगर आपसे पूछे अग्नि कैसा होता है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, पृथ्वी में तो कभी नहीं लगाओगे। अग्नि उष्ण तीक्ष्ण ही रहेगा, सूक्ष्म लघु रुक्ष रहेगा, विशद रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अकेला आपको एक चीज याद करना है, सौशर्य किसमें पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, तो याद कर लो। जो आकाश होता है उसमें छेद होते हैं, तभी तो पानी गिरता है, तो आकाश में सौशर्य पाया जाता है। एक चीज याद किया, और बाकी कुछ नहीं याद करना। यही क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछा है, सौशर्य वाला, बाकी का यहाँ से कुछ पूछा नहीं गया है। ठीक है, अब अगला रेफरेंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रेफरेंस पूछा जाता है, किस आचार्य का है? आचार्य का नाम पूछा जाता है और चैप्टर का नाम। तो अनेन उपदेशेन, अभी अभी मैंने बताया, नाना औषधि भूतम जगति किंचित द्रव्यम उपलब्ध। इस संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो औषधि ना हो। ताम ताम युक्ति अर्थम चा तम तम अभिप्रेत्य। इस प्रकार पंच भौतिक द्रव्यों के गुणों के अनुसार लक्षण के उपदेश से यह सिद्ध हो जाता है कि संसार में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो औषधि ना हो, अर्थात सभी द्रव्य क्या है? औषधि है। बस आपको युक्ति के अनुसार, भिन्न भिन्न प्रयोजन के अनुसार उसको प्रयोग में लाना चाहिए। तो अनेन उपदेशेन, उपदेश करके आएगा, तो वो किसका रेफरेंस है? वो रेफरेंस है चरक का। ठीक है, तो शुद्ध का रेफरेंस क्या है? अनेन निर्दर्शेन नाना औषधि भूतम जगति किंचित द्रव्यम अस्तिति, सुश्रुत का रेफरेंस है। और बागभट्ट का क्या है? बागभट्ट का रेफरेंस है, इत्थम करके आता है, इधर शायद नहीं दिया है, जगत के बमन औषधम ना किंचित द्रव्यम ना अर्थी होगा। बागभट्ट का नहीं लिखा, वो मैं आपको लिखा देती हूँ। इत्थम चा नाना औषधि भूतम, बागभट्ट का लिख लो, इत्थम चा नाना औषधि भूतम
इत्थम च नाना औषधीभूतम किंचित जगति किंचित द्रव्यम अस्ति, जगति किंचित द्रव्यम द्रव्यम अस्ति। द्रव्यम अस्ति, यहाँ पे अस्ति करके लिखेंगे, ये किसका है, बाघभट्ट का है। ठीक है, याद करा देती हूँ इसको। एक उपदेश कौन देता है, उपदेश मतलब होता है ऑर्डर। जो बड़े आचार्य है वो उपदेश देंगे, चरक क्या देंगे, उपदेश, ऑर्डर देंगे। उपदेश वाला श्लोक चरक का है। निर्देश का मीनिंग होता है इंस्ट्रक्शन देना। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है थोड़ा सा डिटेल में समझाना। जो सर्जन है, आचार्य सुश्रुत सर्जन है, वो क्या देते हैं, सभी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ये वाला फेशिया कट करना, फिर ये कट करना, फिर ये करना। तो निर्देश कौन देते हैं, सुश्रुत। तो सुश्रुत का निर्देशन है, चरक का उपदेश है। और इधर उधर की बातें कौन करता है, इधर मतलब चरक का थोड़ा सा ले लिया, सुश्रुत का थोड़ा सा ले लिया और अपना कुछ पेश कर दिया। तो इधर उधर से कंपाइलेशन कौन बनाए हैं, बाघभट्ट बनाए हैं। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा इत्थम वाला श्लोक किसका है, बाघभट्ट का। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, उपदेश निर्देश ना देके डायरेक्ट यहाँ से दे देता, फिर हमसे बनता नहीं है ना। उसको भी याद कर लो। उपलब्धिते, चरक का उपलब्धिते है। बाघ इसमें क्या आया है, अस्तिति आया है, द्रव्यम अस्तिति, और इसमें द्रव्यम अस्ति करके बस आया है। थोड़ा सा ध्यान देना भी, उपलब्धिते चरक का है, द्रव्यम अस्तिति, दो बार ताता सुश्रुत का, और यहाँ पे द्रव्यम अस्ति है। लास्ट वाले से पकड़ में आएगा, बाकी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यों की कार्य प्रणाली कैसी होती, द्रव्य कैसे काम करते हैं, इसका हिंदी पढ़ेंगे। संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्थम था यत कुर्वन्ति तत्कर्म, यत कुर्वन्ति तत्कर्म। जैसे हम कोई काम करते हैं, उसको बोलते हैं ना हम कोई काम कर रहे हैं। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, यत कुर्वन्ति तत् डैश डैश, तो कर्म। एन कुर्वन्ति तत् वीर्यम, इस वीर्य को मैं क्या लिख लूं, अभी मैं याद करा रही हूं आपको कोड बनाकर, बाकी हिंदी से समझाऊंगी इसका मीनिंग क्या है। वीर्य को हमने ऐसे लिखा, अगर मैं इस या की मात्रा ऐसी है ऐसी बना दूं तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। तो याद रहेगा एन कुर्वन्ति में डैश डैश आएगा, तो हमको वहां पर वीर्य फिल करना है। यत कुर्वन्ति तत् अधिकरणम, अधिकरण का मतलब होता है अधिष्ठान, स्थान। तो यत्र कुत्र तत्र बोलते हैं ना, यत्र मतलब यहाँ पर कोई चीज रखने का अधिष्ठान है। तो यत्र अधिकरणम, रट लो भाई, संस्कृत इतनी ज्यादा समझने की कोशिश ना करो, यहाँ पे ओनली रट लो। क्या है, यत कुर्वन्ति तत्कर्म। एन में अपन ने वीर्य याद किया, यत्र में अधिकरण हो गया। यदा कुर्वन्ति सा काला, यदा यदा ही धर्मस्य, गीता महाभारत में आता है ना ये श्लोक, वो काल पर बेस्ड थी। एक काल पर, एक काल पहले महाभारत हुई थी, वहां पर यदा यदा वाला उच्चारण बहुत किया गया था। तो यदा वाला किसमें है, काल में। यदा कुर्वन्ति सा निर्देश, तो यदा कुर्वन्ति सा काला। यथा उपाय, उपाय में क्या है, यथा उपाय। यथ साधयन्ति तत्फलम, हम साधना करते हैं किसके लिए, फल के लिए। साधना मतलब प्रार्थना करते, भगवान हमको ये फल मिल जाए, तो साधना फल के लिए की जाती है। एक बार और क्या क्या पढ़ा हमने, यत कुर्वन्ति तत् अधिकरणम, एन में वीर्य था, यत्र में अधिकरण था, ठीक, यदा में काल था, यथा उपाय, उपाय में यथा, और यहाँ पे साधना, फल के लिए क्या करते हैं हम, साधना। तो ये याद हो गया आपको, सभी को क्लियर हो गया, बताते जाया करो। जैसे नया शेड्यूल डला हुआ है, कल भी मैंने बताया था, है ना, जो अपना सितंबर मंथ का टेस्ट शेड्यूल है उसको कंडक्ट करने वाले हैं, बड़े सीरियसली तरीके से एग्जाम टेस्ट देना भैया आपको, है ना। चलो अब अगले पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 496 पर। वहां पे हम क्या पढ़ेंगे, 496 पर रसों के, द्रव्य देश एवं काल के प्रभाव से रसों के कितने विकल्प होते हैं, लिख लो। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, द्रव्य देश एवं काल के प्रभाव से रसों के 63 विकल्प, रसों के कितने विकल्प हैं, 63 विकल्प है। और वो क्या है, षष्ठी दोषमान विकल्पज, दोषमान विकल्पज रोग वो 62 है। दोषमान विकल्पज रोग है वो 62 है। चरक सूत्र स्थान के 17वें चैप्टर में पढ़ के आए हो आप, वो दोषमान विकल्पज है। ये द्रव्य देश एवं काल के प्रभाव से रसों के 63 भेद होते हैं। कितने, किसके कितने कितने होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है। तो देखो, एक वाले कितने होंगे, एक एक रस का संयोग क्या होगा, कोई संयोगी नहीं होगा। एक का मतलब मधुर का एक, अम्ल का एक, लवण का एक, कटु तिक्त कषाय, सबका एक एक होगा। तो एक वाला कितना होगा, टोटल 6 होगा। फिर उसके बाद देखो, दो वाले कितने होंगे, दो वाले टोटल हो जाएंगे आपके 15। दो रसों का कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे तो 15 टाइप बनेगा हमारा। फिर 3 वाला सबसे ज्यादा है, कितना, 20 है। 4 वाला फिर से 15 है, और 5 वाला कितना है, 6 है, और 6 वाला कितना रहेगा, 1 रहेगा। समझा देती हूँ, 6 रसों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक ही बनेगा, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय का कॉम्बिनेशन 6 का एक ही बनेगा। ऐसे ही एक एक वाले कितने बनेंगे, 6, तो 1 का 6, 6 का 1, याद हो गया। अब सम संख्या जो है उसके विषम बनेगी। सम मतलब क्या होता है ना, इवन। तो 2 और 4 इवन संख्या है, नंबर है। तो सम के क्या है, विषम संख्या, मतलब 15 15, 2 का डबल 4, 2 दूनी 4, तो 2 और 4 का 15 15 है। और सबसे ज्यादा कितना है, 30 का 20 है। तो 5 के कितने हैं, 5 से 1 ज्यादा कर देना, 6 हो जाए। ये संख्या पूछी है कि 3 के संयोग कितने होते हैं, 20। तो 1 का 6 और 6 का 1।
सम संख्या हमारी 2 दूनी 4, 2 और 4 का हमारा कितना हो जाएगा 15, 15 हो जाएगा, और 3 का कितना है सबसे ज्यादा 20, और 5 वाले संयोग कितने हैं 6। क्लियर हो गया? पूछे गए क्वेश्चन है, अच्छे से याद करते चलो। ठीक है, अब आते हैं रस और अनुरस के लक्षण। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, सबसे पहले अनुरस की परिभाषा या अनुरस का वर्णन किस आचार्य ने किया है? रसों के संयोग वाली प्रविचारणा, वो 63 लगाओगे, प्रविचारणा सॉरी 63 नहीं 64 लगाओगे, वो अलग है। प्रविचारणा मैंने आपको वहां पे कंक्लूड कर दिया था, चरक बागभट्ट से वेरीफाई हो रहा है। जब आप अष्टांग हृदय खोल के देखोगे ना, तो वहां पे लिखा है कि रसों के संयोग के आधार पर कितनी प्रविचारणाएं होती है। वहां पे वो अच्छी कल्पना को इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। जो प्योर घृत वाला है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, वो अन्य के आधार पर है। जो अन्य के आधार पर है प्रविचारणाएं, वो कितनी है 24 है, और रसों के आधार पर क्या है 64 है। कहां से वेरीफाई होता है ये? अष्टांग हृदय से। उन्होंने 63 कुछ बताया ही नहीं, उन्होंने ओनली 64 बताया। तो फिर हम चरक का भी 64 समझते हैं, क्योंकि चरक में एक टर्म ऐसा दिया है ना कि रसों के संयोग के आधार पर 63, फिर अच्छी कल्पना इस प्रकार से 64 हो जाती है, तो हमको कंफ्यूज कर देता है ना। तो आप 64 ही लगाओगे रसों के आधार पर, और अन्य के आधार पर स्नेह की प्रविचारणा कितनी होती है 24 होती है। ठीक है, अब यहाँ रसों के संयोग से कितने भेद है 57, 57 भेद है, ये आपको अच्छे से याद करना है। इसका भी याद करने का तरीका है, नॉर्मल 63 है तो 63 57 58 59 60 61 62 63, मतलब जो एक एक वाले हैं उनको हटा दिया, इनमें से 6 को हटा दिया, क्योंकि वो सिंगल सिंगल था, मधुर वाला एक, अम्ल वाला एक, कटु वाला एक, तो 6 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही थी? रसों के संयोग तो 57 होते हैं, इनमें से एक एक वाले को हमने हटा दिया, तो क्या हो जाएगा ऐड कर देंगे तो 63 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? ओके, अब अनुरस की परिभाषा पूछी जाती किस आचार्य ने दी है? सबसे पहले तो अनुरस का वर्णन सबसे पहले किसने किया है? ये वर्णन सबसे पहले आचार्य चरक ने किया हुआ है। तो व्यक्ता शुष्कस्य च आदौ च रसो द्रव्यस्य च लक्ष्यते विपर्येण अनुरसो रसो नास्ति सप्तमम्। तो सूखे हुए द्रव्यों का जिहा संयोग होने पर जो रस स्पष्ट ज्ञात होता है, व्यक्ता शुष्कस्य च आदौ, जैसे हमने कोई द्रव्य को टंग पर टच किया है और हमको जो टेस्ट लगा उसको क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। विपर्य अनुरसो रसो नास्ति सप्तमम्, और क्या होता है थोड़ी देर बाद, पाचन के बाद नहीं, थोड़ी देर बाद क्या होता है जिसका ज्ञान होता है वो अनुरस कहलाता है। तो सूखे हुए द्रव्य का जिहा संयोग से होने पर रस ज्ञात होता है, उसको हम रस कहते हैं। रस ही उस द्रव्य का मुख्य रस होता है। इससे जो विपरीत होता है, अर्थात आर्द्र द्रव्य का जीवा से संयोग होने पर जिस रस की अंत में कुछ व्यक्तता होती है, लास्ट में जो व्यक्त होता है उसको हम अनुरस कहते हैं। रस केवल 6 होते, 7वां कोई भी रस नहीं होता है। ये बात आप समझ लेना। यहाँ पर एक एग्जाम में पूछा था विपरीत अनुरसो रसो नास्ति डैश 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 डैश, तो वहां पे किसी ने षष्ठ भी भर दिया था कि रस कितने होते 6 ही, रसो नास्ति सप्तमम, 7वां रस नहीं होता, ये यहाँ पे आपको सप्तम फिल करना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुष्क अवस्था में जो ज्ञान हो रस, आर्द्र अवस्था में आर्द्र द्रव्य का जो रस लास्ट में उसका ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? अनुरस कहलाता है। अब आता है गुण का प्रकरण। तो हमने सारे गुण कहाँ पर लिए? गुरुवादी हो गया, वैशेषिक गुण हो गया, आध्यात्म गुण हो गया, ये हम चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए। आज थोड़ा पदार्थ विज्ञान का टॉपिक चल रहा है अपना, है ना। और यहाँ पर ओनली परादी गुण का वर्णन पढ़ेंगे, जो कितने होते हैं 10। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, सारे गुण चरक सूत्र फर्स्ट में पढ़ के आए हो, परादी गुणों का वर्णन कहाँ पर है? जहां पर रस का वर्णन है। चरक सूत्र 26 में रसों का वर्णन है, यहीं पर इसका वर्णन किया जा रहा है परादी गुण का। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, संभाषा परिषद टोटल सूत्र स्थान में 4 जगह हुई है, 1 12 25 26 टोटल। आचार्य एक में पहले चैप्टर में 53 आचार्य ने पार्टिसिपेट किया था, 12वें में 8, यहाँ पे 9, और 26 में 10 आचार्यों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब भाग लिया हुआ है। ठीक है, तो किसके संदर्भ में है ये संभाषा? रसों के संदर्भ में संभाषा है कि रस की संख्या कितनी होती है। इस चैप्टर में किसके ऊपर चर्चा हुई है? भद्रकाप ने 1 बोल दिया, शकुंतला ने 2 बोल दिया, तो रसों की संख्या के ऊपर संभाषा की गई है। आपको जो थोड़ा सा बस एक बच्चे ने बोला था भाई, आप जो चीजें बोलती कि नहीं ये वाली चीज और होना चाहिए क्लास में, हम उस पर तुरंत ही एक्शन लेते हैं। जैसे 2-3-4 दिन पहले एक बच्चे ने बोला था कि सर थोड़ा सा अंधेरा सा लगता है क्लास में, है ना, तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया। कितने माने हैं? तो यहाँ पर लिखते हैं वैशेषिक दर्शन ने 7 ही माने हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कणाद। कणाद जो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है, उन्होंने कितने माने हैं? 7 माने हैं। कौन सा नहीं माना? आयुष को नहीं माना, आयुष को नहीं माना। आ से अभ्यास, यू से युक्ति, सा से संस्कार, इनको हटा दिया है, बाकी के 7 को माना, आयुष को हटा दिया है। ठीक है, अब आपसे सिंपल क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा परादी गुण है या नहीं है? पर अपर युक्ति है, संख्या है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये परादी गुण में आता है ना। वैशेषिक हमको याद है, पूरा अपनी इंद्रियों के आधार पर है। ठीक है, आध्यात्मिक याद है, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न बुद्धि आध्यात्मिक होते हैं। परादी 10 आपको याद करने पड़ेंगे। तो पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग प्रत्यकत्व परिणाम संस्कार और अभ्यास के परादी गुण होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 10 होते हैं। अब परादी गुण परत्व अपरत्व तथा युक्ति के लक्षण दिए जा रहे हैं। देश काल योग मान पाक वीर रसादेशु परापरत्व युक्ति योजना तो युज्यति। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके लिए आया हुआ है? परत्व अपरत्व के व्यवहार के संदर्भ में आया है कि जो देश काल अवस्था आयु मान विपाक वीर रस आदि में किया जाता है,
ठीक है। जिस वस्तु की जहां योजना उचित हो उस वस्तु को वहां योजित करना ही युक्ति है। तो ये परापरत्व का डेफिनेशन बता दिया कि पर अपर क्या होता है इतने में, और बाकी युक्तिष्ठ योजना तो युज्यते, ये भी प्रीवियस यदि क्वेश्चन पेपर में आप पढ़ोगे वहां पे दिया है युक्तिष्ठ डैश 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 या तो युज्यते। तो युक्ति के आधार पर ही योजना बनाई जाती है। जिस व्यक्ति का दिमाग जितना ज्यादा चलता है, जितने उसमें आइडियाज आते हैं, उसी के आधार पर वो अपनी प्लानिंग बनाता है। युक्ति मतलब होता है आइडिया, योजना मतलब होता है प्लानिंग करना। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि किसी का भी दिमाग पैदाइशी कंप्यूटर नहीं होता, वो पैदा होने के बाद होता है ना। वो बात अलग है, मतलब होता है, ऐसा रियल फैक्ट है। गर्भ संस्कार अब नहीं हुआ भाई, गर्भ संस्कार उस टाइम पे, तो अब तो हम कर सकते हैं ना। तो लोहे का बर्तन हम जितना मांजते हैं, जितना साफ करते हैं, उतना चमकता है। तो आप भी कोशिश करो कि आपको अपने माइंड की एक्सरसाइज करना है। कोई बच्चा कैसे भी स्कूल में क्यों ना पढ़ा हो, है ना, वो उसकी कंडीशन थी, लेकिन बाद में वो बहुत इंटेलिजेंट बन सकता है ना। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे, अब आजकल का जमाना बहुत अलग है भाई, बहुत अच्छे स्कूल आ चुके हैं। पहले सरकारी स्कूल होते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, लेकिन और यहाँ पर देश काल वय मान आदि के आधार पर जो हम डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन श्रेष्ठ है कौन अश्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ होता है उसको पर बोलते हैं, जो अश्रेष्ठ होता है उसको अपर बोलते हैं। चक्रपाणी का बड़ा अच्छा सा श्लोक है इसके संदर्भ में, यहाँ पर नहीं है, शायद आप कहीं सॉल्व करोगे ना प्रीवियस ईयर, तब आपको देखने में आएगा। अब आता है संख्या, एक मिनट, श्लोक नंबर 32। हाँ, संख्या तथा योग का लक्षण। तो संख्या स्लाद गणितम योगा से संयोगा उचित द्रव्याणाम द्वंद्व सर्वे एक कर्मजा नित्य एवं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो गणना करने को संख्या कहते हैं, द्रव्यों का एक साथ मिलने को संयोग कहते हैं। तो संख्या स्याद गणितम, गणना करने को संख्या कहते हैं। तो कोई क्वेश्चन यहाँ से बनेगा नहीं, नाम में दिया हुआ है। योगा से संयोगा उठते, अगर एक साथ मिलने को क्या कहते हैं, संयोग। तो संयोग के कितने प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। द्वंद्व कर्मज, सर्व कर्मज और एक कर्मज, 3 प्रकार का होता है संयोग, 3 प्रकार का है। एक तो सिंगल होगा, 2 द्रव्यों को मिला देंगे तो 2 द्रव्यों का संयोग द्वंद्व कर्मज हो जाएगा। सभी द्रव्यों को मिला देंगे तो सर्व कर्मज हो जाएगा। तो संयोग के 3 भेद निम्न में से कौन से नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तीनों के तीनों हमको याद करना है। अब यहाँ पे देखते हैं, द्वंद्व कर्मज, सर्व कर्मज, एक कर्मज, 3 भेद से बताए हैं। तो ऊपरी कारिका वाली कारिका से स्पष्ट है कि न्याय वाले एक कर्मज और अंत्यर कर्मज ये दोनों एक ही है। न्याय वाले बाज का पर्वत पर बैठना रूपी संयोग को अंत्यर कर्मज मानते हैं। चक्रपाणी ने पक्षी का बैठना माना है। ठीक है, तो ये हमको नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल है, वो नहीं पढ़ना है। विभाग तथा पृथकत्व के लक्षण, विभागस्तु विभक्ति स्याद वियोगो भागशो ग्रह पृथकत्व स्याद संयोगा वैलक्षण्यम अनेकता, दोनों का श्लोक दिया है। तो विभाग मतलब क्या होता है, विभाग के 3 प्रकार। विभाग मतलब क्या होता है, एक दूसरे से अलग करना। एक द्रव्य का कैसे संयोग होगा, ये उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा। संयोग मतलब ये कि एक पर्वत है, उस पर एक पक्षी बैठा, तो एक द्रव्य दूसरे के ऊपर बैठा तो वो एक कर्मज हो गया। एक द्रव्य ने कोई कर्म किया, पर्वत ने तो कोई काम नहीं किया, जैसे चक्रपाणी का लिखा है पक्षी का बैठना माना है। द्वंद्व कर्मज में क्या बोला है, पेड़ों का परस्पर लड़ना, तो दोनों लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये। ठीक है, बता दूं फिर से, एक टेबल है, इसके ऊपर मैंने एक बुक को रखा, तो काम कर रहा है कौन, बुक वहां पे रखी है। 2 भेड़ आपस में लड़ रही हैं तो दोनों लोग काम कर रहे हैं, दोनों भेड़े काम कर रही है, द्वंद्व कर्मज। सर्व कर्मज क्या हो जाएगा, 2-4 चीजें हैं आपस में कोई मिलकर काम कर रहा है, वो सर्व कर्मज कहलाता है। ये होता है, उसका मतलब ये नहीं है वो एक कर्मज एक का संयोग दूसरे का संयोग, वो चीज अलग है। ठीक है, विभाग क्या है, विभागस्तु विभक्ति स्याद वियोगो भागशुग्र। विभाग 3 प्रकार का होता है। विभाग का मीनिंग होता है अलग करना, विभाग अलग करने को कहते हैं। विभाग का पर्याय वियोग भी है, भाग के रूप में अलग होने को वियोग कहा जाता है। यह इससे अलग है, इस ज्ञान को पृथकत्व कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, 3 प्रकार का होता है विभाग, विभक्ति, वियोग और भागशुग्र। लिखा है विभक्ति, वियोग और भागशुग्र। इसका याद करने का तरीका क्या होता है, विभाग लिखो। अब मैंने इसको क्या लिख लिया, विभाग को बी धन भाग लिख लिया। तो बी धन भाग क्या है, याद करने का एक कोड है। विभाग को हमने बी धन भाग लिखा, तो अब इस बी से क्या बना दो, विभक्ति बना दो। सॉरी, इस बी से क्या बना दो, वियोग बना दो। इस भाग से क्या बना दो, भागशो ग्रह। ठीक है, और ये जो लिखा है बी धन भाग क्या कहलाती, विभक्ति कहलाती। हमने इसको विभक्ति किया, तो क्या कहलाएगा, विभक्ति कहलाएगा। ये जो मैंने थोड़ा सा ट्रिक बनाया, आपको समझ आया कि नहीं। वियोग भागशो ग्रह जो पूरा लिखा हुआ है इसको हम विभक्ति बोलते हैं। क्लियर हो गया। ऐसे ही आपने संयोग के भेद याद किए थे, द्वंद्व कर्मज, सर्व कर्मज, एक कर्मज। फिर आपने दूसरा भेद याद किया विभक्ति का। क्लियर ना, विभक्ति का आपने भेद याद कर लिया। अब तीसरा पढ़ते हैं पृथकत्व। पृथकत्व के कितने भेद है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा है। तो पृथकत्व मतलब होता है 3 प्रकार का, वैलक्षण्यम, अनेकता और असंयोग। यह इससे अलग है, इस ज्ञान को हम पृथकत्व कहते हैं। अर्थात यह इससे नहीं मिला है, इस प्रकार संयोग से अलग विभाग और विभाग से अलग संयोग होता है। ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। विभाग को वियोग कह सकते हैं, वियोग भागशो ग्रह विभक्ति। क्या बोल रहे हैं, विभाग को, हाँ मतलब वही होगा, पर्याय है वो। तो ये भेद नहीं होके पर्याय ही है, लेकिन कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार, ये ओनली उसका क्या है, पर्याय ही है। विभाग का वियोग भी पर्याय है, भाग के रूप में इसको अलग कहा जा सकता है, ये सब पर्याय है। फिर पृथकत्व के 3 भेद एग्जाम में पूछे गए थे। तो पृथकत्व मतलब होता है किसी चीज से डिफरेंट होना, जैसे चावल में कंकड़ होगा, वो एक क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो असंयोग, कितने भेद होते लिख लो,
असंयोग, वैलक्षण और वैलक्षण मतलब अलग लक्षण होगा, वैलक्षण और अनेकता। तो असंयोग मतलब चावल में कंकड़ नहीं मिल पाता, वो असंयोग है। वैलक्षण चावल का कलर अलग है या चावल खाने में अच्छा लगता है, कंकड़ अच्छा नहीं लगता, इसके लक्षण है। और अनेकता है ना, इसमें जो कंकड़ है बहुत सारे पड़े हुए हैं, इसमें अलग अलग गुण है, चावल के अलग अलग गुण है। ये मैंने आपको पहले बोला कि पदार्थ विज्ञान जो होता है हमारे, जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो नया नया आयुर्वेद और संस्कृत और पदार्थ विज्ञान तुम्हारे सिर से 100 फीट से भी ऊपर से निकलता है, समझ में नहीं आता। तो अभी वही पदार्थ टाइप का चल रहा है, कोशिश कर रही हूँ याद कराने की, समझाने की, तो मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि ये बहुत चीजें आध्यात्मिक है जो समझ में बहुत मुश्किल से आ पाता है ना। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें होती, बड़े बड़े आचार्य समझा सकते हैं, तो मेरी तो औकात ही नहीं हुई, है ना। तो असंयोग, वैलक्षण और अनेकता 3 प्रकार के पृथकत्व कहलाते हैं। फिर परिणाम, संस्कार और अभ्यास के लक्षण। तो परिमाणम पुनर्मानम, परिमाण क्या कहलाता है, किसी भी चीज की क्वांटिटी, मान कहलाता है। संस्कार का बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, संस्कार मतलब होता है करण, है ना। संस्कार और गुणंतरधानम मतलब जिसमें किसी चीज का गुण आ जाए वो क्या कहलाता है, संस्कार कहलाता है, ठीक है, उसको ही हम करण बोलते हैं। और अभ्यास 2 प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, शीलन और सतत क्रिया को क्या बोलते हैं, अभ्यास। अभ्यास के 2 पर्याय भी बोल सकते हो या फिर भेद पर्याय बोल सकते हो। तो जिस गुण के द्वारा नाप हो उसे परिमाण, तथा क्रिया द्वारा गुणाधान करने को संस्कार, तथा किसी भी भाव पदार्थ का बार बार पालन करने को अभ्यास कहा जाता है। शीलन और सतत क्रिया ये 2 अभ्यास के पर्यायवाची हैं। अब आप बोलोगे मैडम अभ्यास कैसे करें, तो अभ्यास 2 आधार पर किया जाता है। आप में ऐसा शील हो, शील मतलब समझते हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा लगन होना चाहिए, है ना। आपके माइंड का डाइवर्जन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरा सतत क्रिया, आप जितना रेगुलर, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 12 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे पढ़ लो, बाकी 3 दिन रेस्ट कर रहे हो, तो आप ऐसा टाइम टेबल बिल्कुल ना बनाओ, ऐसा बनाओ जो आप फॉलो कर सको, है ना। जितना आप रेगुलर उतने रिदम से पढ़ोगे वो चीज आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा मत करो कि एक दिन बहुत पढ़ लिया बाकी 4-5 दिन का रेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वही होता है सतत क्रिया, इसको आपको सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करना है, ठीक है। संस्कारों ही गुण अंतर्धानम करके हम पढ़ेंगे, चरक विमान अध्याय के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। गुण विषयक उपसंहार होता है, लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पे, कणाद ने परत तो परत केवल 7 ही गुण माने हैं, युक्ति, संस्कार और अभ्यास इनको नहीं माना, जो मैंने अभी आयुष से आपको याद कराया था। गुण और गुण के आश्रय क्या होते हैं, तो ये और पढ़ा के षड्रस प्रकरण में कल से शुरू करूंगी, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना मुझे, है ना। तो गुणा गुणाश्रया ना उत्तम तस्माद रस गुणान विषय विद्या द्रव्य गुणान करतु अभिप्राय पृथक विदा। तो गुण गुण के आश्रयभूत नहीं होते, इसलिए वैदिक को जहां रस के गुणों का उपदेश है उसे द्रव्य का गुण समझना चाहिए। अलग अलग आचार्य ने रस के गुणों का जो निर्देश किया है कुछ मतलब का नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। तो कल हम जो है 26 नंबर का चैप्टर रसों के पूरा कर्म, है ना, जो 6 प्रकार के रस हैं, वीर है, वैरोधिक आहार, वो हमारा 3rd लेक्चर में जाएगा, है ना, क्योंकि 26 काफी बड़ा चैप्टर, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, अग्रह वाले ना, पढ़े हैं कि नहीं, नहीं बोल रही हूँ मैं, पढ़ना ही है ना, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। चलिए बताइए, विषम चिकित्सा नाम, विषम चिकित्सा नाम, विषम चिकित्सा क्या होता है, सुख परिणाम कराणाम, कौन सा भोजन होता है सुख का परिणाम देने वाला, पढ़ते रहो सुनते रहो, है ना, वेरी गुड। हृदया नाम क्या है, हृदया नाम, और अहृदया नाम क्या है, सुख विरेचना नाम क्या है, पथ्या नाम कौन सी 2 चीजें हैं, वेरी गुड। अम्ल पित्त जना नाम क्या है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो 100% आपसे बन रहा है ना। दीपनी पाचनी गुद शोथ अर्श शूल हराणाम, याद आ रहा होगा, मैंने आपको वीडियो में डायग्राम बना के बताया है। संग्राहिक पाचनीय दीपनी संपादक, संग्राहिक पाचनीय दीपनी कौन है और संग्राहिक दीपनीय पाचनी कौन है, संदीपा। बाजीकरण नाम कौन है, ज्ञान वर्धना नाम, शीत अपनयन प्रलेपना नाम, प्राण उपरोधी नाम, श्रम हराणाम, पुंसत्व उपघाती नाम, कर्षणिया नाम। 2 चीजें हैं, क्या क्या है, औषधि नाम 2 चीजें हैं, वो कौन कौन सी हैं, शांत्य कराणाम, भेदनीय दीपनी अनुलोमन वात श्लेष्म हराणाम, छेदनीय दीपनीय अनुलोम वात कफ प्रश्मनानाम, विकासवास कास पाशूल हराणाम, निसंशय कराणाम। 2 चीजें हैं, निसंशय कराणाम, पुष्टि कराणाम, स्वप्न कराणाम। तो मैंने 2 आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे आपसे बन पा रहे हैं, क्लास खत्म करेंगे ना, तो आपसे बने, जो भी आपने पढ़ा था उसको एक बार आपने रिवाइज किया, अभी क्लास में सुना, बन पा रहा है।
हाँ, जिन लोगों ने पढ़ा है उनसे बन रहा होगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं आज आज का आपके पास लास्ट वार्निंग है, आज पढ़ना है आपको, है ना? षड् विभक्ति प्रवक्ष्यामि रसा नामता उत्तरम षट् पंचभूत प्रभवा संख्यातश्च यथा रसा। अभी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, एक ही रस बोला है, जो जल है वही रस है, ऐसा बताया था। यहाँ पर वही बोल रहा है कि जो हमारा एक रस है पंच महाभूतों आदि से मिलकर वो 6 प्रकार का हो जाता है। तो इसके बाद पंच महाभूत से उत्पन्न होने वाले रसों की जिस प्रकार 6 संख्या हो जाती है उस प्रकार उपदेश करेंगे। तो इतना श्लोक अकेला इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। षट पंचभूत प्रवाह, पंचभूतों से उत्पन्न होने वाला होता है क्या? 6 प्रकार का रस। तो संख्याता यथा रसा, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। आकाश से उत्पन्न होने वाला जल सौम्य है, जिसकी प्रकृति शीतल, लघु और अव्यक्त रस की होती है। इस प्रकार का जल जब आकाश से नीचे गिरता है तो गिरकर पंच महाभूतों के विकारों के गुणों से युक्त होकर जंगम स्थावर प्राणियों को तृप्त करता है। तब उन मूर्तिमान शरीर में 6 रस व्यक्त हो जाते हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, जनरल साहब बस पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे जो संगठन दिया हुआ है, हर एग्जाम कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है। यहाँ लिखा है उसको ना याद करके मैं जो लिखा रही हूँ बस वो याद करो। यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है ना, इसको कट कर लेना, गलत लिखा है, इसको कट कर लेना, ये भी गलत लिखा हुआ है ना। जो गलत लिखा उसको बस कट कर लो, बाकी मैं याद कराने का तरीका और एक्चुअल में कैसे याद करना है वो सारी चीजें हम अभी देख रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया, वहां पे आपको कई बार लिखकर बताया हुआ है तो आपको याद ही हो गया होगा। वैसे एक बार यहाँ पे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, एक बार पृथ्वी और जल मैंने ऐसे लिख दिया और एक बार मैंने पृथ्वी और जल ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 3 बार अग्नि का नाम लिख दूंगी, 3 बार अग्नि, 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 और यहाँ पर 3 बार वायु, क्योंकि मैंने 3 बार अग्नि लिखा है तो मुझे 3 बार वायु लिखना पड़ेगा, वायु, वायु, वायु। ठीक है, अब हमारे पास पहले जब हम आ से अनार पढ़ते हैं तो छोटा वाला आ आता है, उसके बाद बड़ा आ आता है। कहीं आप यहाँ पे अग्नि के बाद पृथ्वी ना लिख दे, इसलिए ट्रिक है, छोटा वाला आ आया है तो बड़ा वाला आ आकाश आ जाएगा और लास्ट में हमारा बचा क्या है, पृथ्वी। ठीक है, तो अग्नि, आकाश और पृथ्वी। अब याद हो गया, एक बार पृथ्वी जल ऐसे लिखा, एक बार पृथ्वी जल ऐसे लिखा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है लिखकर सॉल्व करना, उंगलियों पे काउंट करके मत करना, एग्जाम में गलत हो जाएगा, है ना। 3 बार अग्नि लिखा, 3 बार वायु, तो यहाँ पे छोटा वाला आ तो अग्नि से फिर यहाँ पे आकाश, यहाँ पे पृथ्वी हो जाएगा। सारंगधर ने क्या किया है, इन दो को एक्सचेंज कर दिया, किसको, कटु और तिक्त को क्रॉस कर दिया। मतलब क्रॉस कैसे कर दिया, उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे लिखा देती हूँ। सारंगधर जी ने कटु में क्या बोला है, तिक्त का बोला है, क्या लिख लो अलग से, वायु प्लस आकाश बोला है। और उन्होंने तिक्त में क्या बोला है, सारंगधर ने जो इधर बोला था, कटु में बोला था, है ना, तो तिक्त में क्या हो जाएगा, वायु प्लस अग्नि हो जाएगा। ये जो एक्सचेंज ऑफर है बड़े अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत करना, मैं भी एक बार भूल गई थी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते, तो आपको तिक्त और कषाय से सारे एक्सचेंज करना बता दिया था, फिर मैंने वहां पे बोला था, है ना, फिर करेक्ट वहीं पर हो गया था। बस बोल रही हूँ कि ऐसी गलती हो जाती है। तो कटु और तिक्त को एक्सचेंज किया है, ना कि तिक्त और कषाय को एक्सचेंज किया है। ठीक है, बस एक लास्ट पॉइंट और याद कर लो, नागार्जुन का। नागार्जुन ने अम्ल में थोड़ा सा चेंज बताया है, जैसे हमने यहाँ पे सॉरी नागार्जुन ने जल अग्नि, लवण में जो अग्नि जल अग्नि है ना उसको अग्नि और जल कर दिया, लवण में जल अग्नि है इसको चेंज कर दिया है, अम्ल में नहीं लवण में। नागार्जुन ने क्या बोला है, जल अग्नि ना बोल के इसको अग्नि प्लस जल कर दिया है। इतना ही अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं, बाकी सभी आचार्य का एक जैसा है। हाँ, लवण में बताया, किसी का भी अंतर नहीं है, सभी ने ऐसा बोला है। जब मैं आपको श्लोक से पढ़ाऊंगी ना वहां पे आगे पीछे मिलेगा सभी में। आकाश, बागभट्ट ने आकाश इधर बोल दिया, वायु इधर बोल दिया, सुश्रुत ने पृथ्वी इधर बोल दिया, वायु इधर बोल दिया, उससे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर कभी ऐसा देगा ही नहीं। क्या नहीं देगा ऑप्शन में, कि जल अग्नि भी दे दे, अग्नि जल भी दे दे, वायु पृथ्वी भी ऑप्शन में दे दे, पृथ्वी वायु भी ऑप्शन में दे दे, देता ही नहीं है। तो आपको एक ही क्रम याद कर लो, याद रहेगा नागार्जुन का ओनली लवण का याद करना। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना बता दो तो फिर हम अब आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया, सभी बच्चों को समझ आ गया। अब हम एक एक रस के गुण पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय 6 रसों के गुणकर्म पढ़ेंगे एक बार, फिर दूसरी बार भी पढ़ेंगे, 2-2 बार पढ़ना है ना, तो बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ आपको सुनना है। तो मधुर रस के गुण पढ़ने जा रहे हैं। मधुर रस में कौन कौन से गुण या कर्म होते हैं, तो हमेशा मधुर रस को हम क्या कोड बनाकर, लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी, 6 रस जब हो जाएंगे आपको टिप ऑफ टंग बनेगा, सभी से बनेगा। तो मधुर रस, मधुर मतलब क्या होता है, मीठा, रसगुल्ला, रसगुल्ला और जलेबी। मीठा रसगुल्ला, छेना वाला रसगुल्ला, सुश्रुत के जो आपने जो लिखा है बस वही सही है, जो यहाँ पे लिखा है सुश्रुत का वो पूरा सही है। ये किसके अकॉर्डिंग है पूरा, चरक, सुश्रुत, बागभट्ट। वहां पे मैंने इसलिए कटवा दिया, वो गलत लिखा हुआ है अलग अलग आचार्यों का, वो मत सही नहीं है, जो लिखा बस वही आपको याद करना है, चरक, सुश्रुत, बागभट्ट का। ठीक है, नागार्जुन का वही है, सारंगधर का भी वही, बस 2 चीजें चेंज है तो उनको अपने अलग से कर ही लिया है।
ठीक है। तो मीठा रसगुल्ला जलेबी हमारे बुंदेलखंड में रसगुल्ला मतलब छेना का रसगुल्ला नहीं होता, रसगुल्ला मतलब होता है जो गुलाब जामुन, उसको हम लोग रसगुल्ला बोलते हैं और छेना के रसगुल्ले को छेना का रसगुल्ला बोलते हैं। ठीक है, तो याद कर लो, मीठा रसगुल्ला जलेबी मधुर रस के लिए हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ याद होगा। तो तत्र मधुरो रसा शरीर साथ में, जो मीठा रसगुल्ला जलेबी है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको अच्छा ना लगे। सभी को अच्छा तो लगता है, लेकिन शरीर के लिए भी कैसा है, साथ में भी अच्छा लगने के साथ साथ सभी लोगों के शरीर को साथ में भी होता है। स्टोरी के साथ पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको पूरा याद होगा। ठीक है, शरीर साथ में, फिर रस रुधिर मांस मेदो अस्थि मज्जा ओज शुक्रादि वर्धना। देखो पूरी सप्त धातुओं का वर्धन करने को बोला, मतलब आपको जो दुबले लोग हैं उनको रोज रसगुल्ला जलेबी खाना चाहिए। ये ओनली ट्रिक है याद करने की, ऐसा मत करना कि रोज खाने लग जाओ, क्योंकि रसगुल्ला जलेबी जो है मीठा, वो हमारी सातों धातुओं को बढ़ाने वाला होता। आगे जाके सातों धातुओं में शोषक टर्म भी आएगा, तो भी याद कर लो, रसगुल्ला जलेबी खाओगे तो सातों धातुएं बढ़ेगी। तो पहला शरीर को साथ में है, सभी धातुओं को बढ़ाने वाला है। अगर हमारी धातुएं बढ़ेंगी तो हमारी आयु भी तो बढ़ेगी ना, धातु के साथ साथ आयु बढ़ेगा। षड इंद्रिय प्रसादन, षड इंद्रिय मतलब क्या होता है, पंच इंद्रिय प्लस मन। तो षड इंद्रियों, छह इंद्रियों का प्रसादन करता है। तो इसके आधार पर कुछ लोग बोलते हैं कि इंद्रियां कितनी होती हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां प्लस मन होता है। ठीक है, तो रसगुल्ला हमारी पांचों इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, साथ में हमारे मन को भी अच्छा लगता है। तो षड इंद्रिय प्रसादन कौन सा रस हो गया, मधुर रस हो गया। ठीक है, अगर सातों धातुओं की वृद्धि कर रहा है तो बल भी तो बढ़ाएगा ना, वर्ण भी तो बढ़ाएगा, क्योंकि सारी धातु, रक्त क्या होता है, पित्त क्या होता है, भाजक पित्त त्वचा में वर्ण प्रदान करता है, तो रक्त भी वही काम करता है, त्वचा के वर्ण प्रदान करने वाला। अगर ये धातुएं बढ़ रही है तो बल भी बढ़ेगा और वर्ण भी बढ़ेगा। पित्त विष मारुतघ्नम, पित्त विकार विष विकार मारुतघ्नम। देखो पित्त और विष क्या है, उष्ण होते हैं, तो मधुर रस जो होता है, पित्त शामक तो होता ही है ना, तो पित्त और विष दोनों को हरता है और वायु को भी हरता है, तो मधुर रस वायु को तो हरेगा। ऐसा भी याद कर सकते हो, धातु की वृद्धि हो रही है तो वायु कैसी होगी, घट जाएगी। वात का प्रकोप धातु क्षय से होता है, धातु की वृद्धि होगी तो वात का क्षय हो जाएगा, तो मारुतघ्नम। तृष्णा दाह प्रशमनम, प्यास लग रही है, दाह हो रहा है, इसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मीठा रस उसको शांत करेगा। रसगुल्ला जलेबी दाह तृष्णा सभी को शमन करता है। और त्वच, त्वच त्वचा के लिए अच्छा, केश के लिए, कंठ के लिए, पूरा सप्त धातु से कोरिलेट करके याद करोगे तो याद रहेगा। अस्थि बढ़ रहा है, अस्थि की जो उपधातु है, मल है, केश वगैरह अस्थि के मल है ना, तो अगर धातु खुद बढ़ेगी तो मल भी बढ़ेगा। अंताकरण चतुष्ट में मन बुद्धि चित्त अहंकार चार चीजें आती है, तो केश भी है, कंठ भी है, बल्य प्रीणन जीवन देता है, तर्पण कराता, ब्रह्मण कराता, स्थैर्य, सब कुछ समझ में आ रहा है। क्षीण छत संधान करो, क्षीण छत में संधान का काम करेगा। क्यों करेगा, क्षीण छत में व्यक्ति की धातु क्षय रहती है, क्षय रहेगा तो ये सप्त धातु को बढ़ाने वाला होता है, तो इसका प्रयोग करेंगे। घ्राण मुख कंठ औष्ठ जिह्वा प्रहलादन, जब हम डालडे वाला रसगुल्ला खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, तो ये कहाँ कहाँ पर हमको लेप करता है, घ्राण में, नाक के ऊपर भी ऐसा लगता है डालडा चिपक गया है, मुख में, कंठ में, ओष्ठ में, जिह्वा में, सब कुछ डालडा डालडा। इसका मतलब ये प्रहलादन करता है, इनको पुष्टि बनाने का काम करता है। हमने लेकिन इसको चिपकने से याद कर लिया। दाह मूर्छा प्रशमन, षटप्रद पिपीलिका, है ना, जो चीटियां होंगी काय में लगती, कहीं पे थोड़ा सा गुड़ गिरा के देख लो, इतनी सारी हजार चीटियां आ जाएंगी। तो पिपीलिका चीटियां जो है किसमें, उनके लिए ये बहुत इष्ट होता है, बहुत प्रिय होता है रसगुल्ला जलेबी, है ना। तो षड इंद्रिय, षड पिपद पिपीलिका नामशता, और इसके गुण स्निग्ध शीत गुरु, ये सब लास्ट में याद करोगे। लास्ट में सभी श्लोक में ये तीन चीजें दी हैं सभी रसों में, वो मैं लास्ट में कोड से याद करा दूंगी। तो सब कुछ याद हो गया, फटाफट रिवीजन वगैरह देखे। शरीर को साथ में होता है, सप्त धातु को बढ़ाता है तो आयु को बढ़ाएगा, आयु को बढ़ा रहा है तो हमारे शरीर का बल भी बढ़ाएगा, वर्ण भी बढ़ाएगा, और पित्त और विष को शमन करेगा, दाह तृष्णा जो है उनका भी शमन करेगा, चीटियों के लिए इष्ट होता है, बाकी सारी चीजें ब्रह्मण ब्रह्मण कराने वाला, केश होता है, क्षीण छत में प्रयोग करेंगे, घ्राण मुख कंठ और सभी में लेप कर देगा। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ चले, समझ आ गया सभी बच्चों को, क्लियर हुआ। अब मधुर रस के अधिक सेवन से क्या दोष होगा। अगर आपने रसगुल्ला जलेबी ज्यादा मात्रा में खा लिया, तो बोलते हैं ना मम्मी लोग ज्यादा मीठा मत खाओ, आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो कफ वृद्धि में जो जो चीजें हमको मिलती हैं, सारे लक्षण हमको यहाँ मिलने वाले हैं। पूरा अंडरलाइन नहीं करना, स्थौल्य मिलेगा, मिलेगा ना, क्योंकि मीठा खाया मोटा हो जाओगे, आलस्य है, अति बहुत नींद आएगी, गुरुता आ जाएगी, है ना, अनन्नाभिलाषा, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, अग्नि दुर्बल हो जाएगी, आज से कंठ मांस वृद्धि, यहाँ यहाँ सब जगह वृद्धि हो जाएगी। पढ़ के समझ में आ रहा है, अंडरलाइन नहीं किया, ठीक है। श्वास काश प्रतिशय अलसत शीत ज्वर आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मम्मी बोलती है ज्यादा मीठा मत खाओ, सर्दी जुकाम हो जाएगा, सांस फूलने लगेगी, तो श्वास काश वाला बस याद कर लो, प्रतिशय हो जाएगा, अलसत हो जाएगा, शीत ज्वर, बाकी चीजें हैं। बाकी जितने भी हमने मांस प्रदोषज विकार है, मेदो प्रदोषज विकार है, जो रोग पड़े थे, पूरे यहाँ पर आने वाले हैं। देखो स्वर प्रणाश, गल गंड, गंड माला, श्रीपद, गल शोक, वस्ती, धमनी, नील, गलोपलेप आदि यहाँ पर मिलेंगे, अवश्यंती, सब चीज यहाँ पर मिलेंगे। इतना बस याद किया है। वृद्धि में ज्यादा कुछ याद नहीं करना, दो दो तीन तीन चीजें बस याद कर लो, बाकी लक्षण गुरुकर्म आपको सारा याद करना। क्लियर हो गया। अब आते हैं अम्ल रस पर और प्रीवियस रिवाइज करेंगे। अम्ल रस क्या होगा, नींबू। जैसे रसगुल्ला जलेबी हमने याद किया था, ऐसे नींबू और इमली से याद करेंगे। सामने वाला कोई नींबू और इमली खा रहा होगा नमक के साथ, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, देखिए आता है ना। डेली डेली आप अगर खाओगे तब भी आप नहीं उगोगे, लेकिन डेली रसगुल्ला जलेबी खाओगे आपका मन उग जाता है,
होता है कि नहीं? तो नींबू इमली बड़ी प्यारी होती है, बड़ी टेस्टी होती है, डेली खाने का मन करता है। तो अम्लो रसो भक्तम रोचयति, खाना खाने में बड़ा इंटरेस्ट पैदा करता है। ये भक्तम रोचयति, खाना खाने में रुचि उत्पन्न करना, लास्ट में और पढ़ाऊंगी कौन कौन से रस खाना खाने में रुचि उत्पन्न करते हैं, ठीक है? भक्तम रोचयति, अग्नि को दीप्त करता है। जो अम्ल रस होता है ना, ये लघु होता है और उष्ण होता है। एक मिनट, जी जी एल, मधु, हाँ, लघु होता है और उष्ण भी होता है। तो ये अग्नि को दीप्त करने का काम करता है। लिखा ना, लघु है, उष्ण है, स्निग्ध है, अग्नि को दीप्त करेगा, ठीक है? अग्नि दीप्त, सारे तीती वाले, एक कोड है इसका, सारे तीती वाले यहाँ पर हैं और कहाँ पर आएंगे? कटु रस में आएंगे। जैसे दीपयति, ब्रह्मयति, ऊर्जयति, बोधयति, ऐसे के ऐसे हम कहाँ पढ़ेंगे? थोड़े से कटु रस में पढ़ेंगे, है ना? कटु रस में भी आएगा, कुछ सिमिलरिटी भी है। देहम ब्रह्मयति ऊर्जयति, देखो अग्नि को अगर दीप्त कर रहा है तो हम ज्यादा खाना खाएंगे, देह का ब्रह्मण करेगा। तो आपको तो 30 से पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरा मधुर रस भी तो देह को वृद्धि करा रहा है, तो उसमें देहम ब्रह्मयति कहाँ है? वहां पे तो सप्त धातु का वर्धन कर रहा है वो, लेकिन वहां पे ब्रह्मयति टर्म नहीं है। तो कैसे समझ में आएगा? अम्ल का है, हमने एक कोड बना लिया कि जो कटु रस है, अम्ल रस है, इसमें टी वाला टर्म आने वाला है, ठीक है? ठीक है, मनोबोधयति, षड इंद्रिय प्रसादन कौन था? 6 इंद्रियों को अच्छा लग रहा था रसगुल्ला जलेबी, लेकिन अकेला मन को बोधन करता है वो कौन सा है? नींबू और इमली। मनोबोधयति, मन का बोधन कर रहा है, लेकिन षड इंद्रिय प्रसादन मधुर रस, यहाँ लिख लो। इंद्रियाणी धनी करोति, इंद्रियों को धनता प्रदान करता है। सामने कोई नींबू खा रहा है, इमली खा रहा है, तो हमारी जो कौन सी इंद्रिय है? चक्षु इंद्रिय है, लगातार उसको देख रही है कि काश मुझे दे दे ये। इंद्रियों में दृढ़ता हो जा रही है, दृढ़ रूप से कांस्टेंट वो उस इमली वाले को देख रहा है। तो ये कोड है याद करने का। दृढ़ इंद्रिय क्या है? इंद्रियाणाम, इंद्रियाणी दृढ़ी करोति, ठीक है? और दृढ़ी करोति इंद्रियाणी कहाँ आता है? दृढ़ी करोति इंद्रियाणी, लिख लो। दृढ़ी करोति इंद्रियाणी जो है, जब मैं आपको चरक विमान स्थान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, वहां पर स्निग्ध आहार के लिए बोला है। स्निग्ध आहार अभी लिख लो, जब पढ़ाऊंगी तब आपको समझ आएगा। स्निग्ध आहार में थोड़ा उल्टा कर दिया है, दृढ़ी करोति पहले लिख दिया है, बाद में इंद्रियाणी लिख दिया है। बलम वर्धयति, बल को बढ़ाने वाला होता है। जरा मधुर रस पे थोड़ा सा देख लो। बल वर्ण करह, मधुर रस क्या था? बल वर्ण करह था। ये ओनली क्या है? बल को बढ़ाने वाला है, वर्ण के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। तो रसगुल्ला जलेबी खाओगे तो आपका वर्ण भी निखरेगा, लेकिन यहाँ पे वर्ण के बारे में कुछ नहीं बोला। खट्टा खाओगे पित्त प्रकोपित होगा, पित्त प्रकोपित होगा तो चेहरे पे फूड़ा फुंसियां हो जाएंगी, तो वर्ण थोड़ी अच्छा होगा, केवल बल अच्छा होगा, ठीक है? वातानुलोमयति, वात का अनुलोमन करता है। खट्टा खाना वात का अनुलोमन है। हृदयम तर्पति, आपने अग्र में कल ही पढ़ा था। अम्ल रस के लिए क्या पढ़ा है? हृदया नाम पढ़ा है। अम्ल रस जो होता है हृदया नाम होता है, तो हृदय को तर्पण भी करता है। आस्याम श्राव्यति, सामने इमली खा रहा है, हमारे मुंह से पानी आने लगता है, तो मुख से श्राव निकालता है। आस्याम श्राव्यति, ठीक। भुक्तम अपकर्षयति, खाए हुए अन्न को नीचे की ओर ले जाता है। भोजन किए हुए अन्न को मुख से खींचकर अमाशय में पहुंचाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, सब्जी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन उसके साथ अगर कोई अचार दे दे तो खाना हमने जो खाया है वो मुंह के मुंह में नहीं रहता, अचार उसको खींच के पेट तक ले जाता है। तो याद हो गया, भुक्तम अपकर्षयति, आपने जो खाना खाया, चटनी अचार उसके ऊपर से खा लोगे ना, तो वो नीचे तक अमाशय तक तो ले ही जाता है। क्लेदयति, है ना, नींबू इमली ज्यादा खाओगे बॉडी में क्लेद बढ़ जाता है ना, और फोड़े फुंसियां होने लगते हैं। जरयति, प्रीणयति, लघु उष्ण बाद में आता है। प्रीणयति और जरयति, जरयति मतलब क्या होता है? उसे पकाता है ना, क्लेद करता है, पकाने का काम करता है। अन्न जो खाया था क्लेदन करेगा, उसको पकाने का काम करेगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना क्लियर हो गया आपको? अम्ल रस कंप्लीट। आगे बढ़ चले, ये बार बार रिपीट होगा, रिवाइज होगा, इसलिए एकदम से ऐसा नहीं समझना कि अभी याद नहीं हुआ मुझे, है ना। अब हम आते हैं अगले रस पर, लवण रस पर, सॉरी, अम्ल रस के अति सेवन जन्य विकार। तो अगर बहुत ज्यादा खट्टी चीजें खाओगे तो क्या क्या होगा? दंतान हर्षयति, दांत कैसे हो जाएंगे? दंत हर्ष हो जाएगा, सेंसिटिविटी हो जाएगी। कोई भी चीज खाओगे तो खा नहीं पाओगे, तो दांतों में अजीब सा हो जाता है। दंतान हर्षयति, सम्मील्यन्त अक्षिणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कभी देखा होगा, करा भी होगा, फील किया होगा, सम्मील्यन्ति अक्षिणी, बहुत ज्यादा खट्टा खा लेते एकदम से आंख झपक जाती, आंख बंद कर लेते, बहुत खट्टा लगने पर आंखें बंद करते हो कि नहीं करते हो? तो सम्मील्यत अक्षिणी, आंखें सम्मिलित मतलब बंद हो जाती एकदम से। संवेदयति लोमानी, आपके जो रोंगटे हैं खड़े हो जाते, होता है कि नहीं? बताते चला करो। आंखें एकदम झपक जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते, एकदम से किसी ने खट्टा दे दिया हमको। और कफम विलयायति, कफ का विलयन कर देता है ना, खट्टा है तो कफ को विलयन करेगा। पित्तम अभिवर्धयति, पित्त को बढ़ाने का काम करता, बताए थे। अगर आप खट्टा खाते हैं तो पित्त बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा तो स्किन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। रक्त को दूषित करता ना, ये ज्यादा खट्टा खाने से पित्त को बढ़ा देता है, रक्त को दूषित करता है। इसलिए अगर जिनको स्किन की प्रॉब्लम है उनको ज्यादा खट्टी चीजें नहीं खाना चाहिए। मांस में विदाह उत्पन्न, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। मांस में विदाह कौन करता है? अम्ल करता है। तो देखो, रक्त के बाद मांस धातु आती, दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। ये भी क्वेश्चन पूछा है। कायम शिथिली करोति, शरीर को एकदम शिथिल बना देता है। क्षीण क्षतिकृश दुर्बलाम शवतु उत्पादयति, जो दुबले पतले लोग हैं, क्षीण क्षतिकृश, इनके लिए बेस्ट कौन था? मधुर रस था। लेकिन इनमें अगर शवथु उत्पन्न कर दे, बेचारे तो दुर्बल है, उनमें शोथ उत्पन्न कर देगा तो क्या हो जाएगा? स्निग्ध आहार का चरक विमान स्थान का पहला चैप्टर है।
तो क्षीण छत कृष दुर्बल में शब्द उत्पन्न कर देगा। अपिचा, हाँ ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा है। छत अभिहत दष्ट दग्ध भग्न शून प्रचित भूमि परिसर्प अर्दित छिन्न भिन्न विश्लिष्ट उत्कृष्ट आदि में पाचत्य अग्ने यद स्वभावात परिदहति कंठमुरु हृदयम चा। मतलब इतनी सारी बीमारियां दी हैं, उनमें खट्टा खाने को मना करते हैं ना। अगर किसी को घाव लगा हुआ है, ठीक है, दस्त है, दग्ध है, अगर उसको कोई स्किन की प्रॉब्लम हुई है, इन सभी चीजों में हमको खट्टा नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि वहां पे लिखा है इत्यादि में आग्नेय गुण भूयिष्ठ होने से इनको पका देता है, इन सब में पाक हो जाता है। तो पाचत्य अग्नि, अग्नि गुण होने के कारण इन सभी में अगर हम खट्टा खाएंगे तो उनको पका देता है। ये क्वेश्चन जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे वहां पर आपको मिलेगा। और कंठ उर में दाह उत्पन्न करता है, हृदय में, कंठ उर में हृदय में दाह उत्पन्न करेगा। क्लियर हो गया? क्या क्या हमने पढ़ा? वही आंखें झपक जाना, रक्त को, पित्त को, मांस को दूषित करना, शब्द उत्पन्न करना, काय को शिथिल बना देगा ज्यादा खट्टा खाओगे तो, ठीक, और इनमें पाक उत्पन्न करता है। प्रैक्टिकली इमेजिन करके याद करोगे, सारी चीजें याद होती है। अब आता है अगला लवण रस। लवण रस के गुणकर्म। लवण जो होता है, एक श्लोक बताने वाली हूँ। सर्वेषु तु मधु सैंधवम, चरक सिद्धि स्थान का रेफरेंस है, चैप्टर नंबर याद नहीं है मुझे। सर्वेषु तु मधु सैंधवम किसके संदर्भ में आया है? वमन के संदर्भ में आया है कि वमन के लिए जितनी भी औषधियां हैं, सर्वेषु तु, उसमें मधु और सैंधव का योग अवश्य ही करना चाहिए। वेरी गुड। सर्वेषु तु मधु सैंधवम, सभी में मधु सैंधव डाला जाना चाहिए। क्यों डाला जाना चाहिए? क्योंकि मधु सैंधव जो होता है सूक्ष्म होता है ना, सूक्ष्म स्रोतस में जल्दी से चला जाता है। और क्या करता है? मतलब ऐसे बहुत सारे गुणकर्म में दोषों का विलयन करता है, वगैरह वगैरह जो भी है। इसलिए हमको सारे वमन द्रव्यों में मधु सैंधव को डाला जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? जो सैंधव है ना, इसमें हम बहुत सारी चीजें संशोधन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जो हम वमन कराते हैं, विरेचन कराते हैं, विरेचन में नहीं डालते, वमन कराते हैं, उसमें हम सैंधव डालते हैं, तो वो क्या क्या करता होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, योगवाही भी मधु होता है, योगवाही, ठीक है। तो लवणो रसा पाचना क्लेदना दीपनश्च अवच्छेदनो भेदन तीक्ष्णा सरो। तो लवण में देखो क्या करता है? पाचन का। सभी खाने में नमक डालते हो, क्या करता है? नमक पचाने का काम करता है, पाचन करता है। अब जरा अम्ल रस पर आ जाइए। अम्ल रस में आपने क्या पढ़ा था? अग्नि दीपयति, अग्नि दीपयति भक्तम रोचयति। पाचन वाचन वगैरह था क्या? नहीं था ना। अब हमारा बैक रिवीजन चलेगा, मतलब हम जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे का रिवीजन कर करके याद करेंगे, ठीक है। पाचन, क्लेदन, सारे नाना वाली चीजें आ रही, कोई तीती वाला नहीं आएगा। दीपन करता है, जबकि हमने अग्नि दीपयति कहाँ पढ़ा था? अम्ल में। बाकी पाचन, दीपन, छेदन, वेदन सारा कहाँ पर है? लवण में है। कैसे याद करोगे? च्यवन, छेदन, हम सभी वमन द्रव्यों में लवण डालते हैं, ये दोषों को छेदन कर देता है, दोषों को छेद छेद कर, खर्च खर्च कर निकालने का काम करता है। तो क्लेदन, दीपन, पाचन, छेदन, भेदन भी करता है, तीक्ष्ण होता है, सर होता है, विकासी होता है, ठीक है। आज से अवकाश करो, बात को हरने वाला, स्तंभ बंधन संवाद विधमना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी बॉडी में स्तंभता है, दोषों के बंधन है, संगाद है, उनको तोड़ने का काम करता है। तभी तो इसका प्रयोग हम वमन द्रव्यों में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो दोषों का संघात है उनको तोड़ने के लिए लवण रस का प्रयोग किया जाना चाहिए। सर्वरस प्रत्यानी 1000 बार क्वेश्चन आया होगा। सर्वरस प्रत्यानी के क्या होता है? लवण। और सर्व धातु शोषक रस कौन सा होता है? सर्व धातु शोषक रस जो होता है वो तिक्त रस होता है। ये ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म वाक्य मतलब ब्रह्म क्वेश्चन है, रामबाण क्वेश्चन है, आना ही है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, हाँ, सभी रसों के विपरीत अर्थात उनका नाशक होता है। इसका नाश करता है, सभी रसों के विपरीत अर्थात उनका नाशक होता है ना। इसका मतलब सर्वरस प्रत्यानी सभी रसों का अपोजिट होता है, ठीक है। आस्याम श्रावयति, अब जरा अम्ल रस पर आ जाए। आस्याम श्रावयति, अम्ल रस भी है और लवण रस भी है, सेम कोटेशन दिया है, तो यहाँ पे लिख लो अम्ल रस प्लस लवण रस, दोनों में सेम टू सेम क्वेश्चन आया, सेम टू सेम टर्म। आस्याम श्रावयति वहां पर भी है और यहाँ पर भी है ना। मुंह से पानी निकालता है, तो ये भी निकाले क्योंकि छेदन लेखन सब कुछ कर रहा है, तो मुंह से निकालने का काम ही करेगा श्राव, ठीक है। कफम विषयंति, कफ का विषंदन करता है। अभी मैंने बोला ना सारे तीती वाले अम्ल में है और एक कटु में आएंगे, लेकिन कुछ चीजें लवण में भी है, कफ का विषंदन करता है। अब जरा अम्ल रस में आ जाए, वहां पे ऐसा कुछ लिखा था, कफम विलायती लिखा था। अति अम्ल रस सेवन के इसमें लिखा है कफम विलायती, कफ का विलयन करता है। देखो इस टाइप से हमको कभी नहीं पढ़ाया गया कि आपको हर एक चीज को बार बार रिपीट करके कंपेयर करके अभी पूरा क्लियर कर दे रहे हैं। हमको तो खुद करना पड़ता था कि अगर कफम, हमको बस पढ़ा दिया, आगे बढ़ दिया, कोड भी जो था सब कुछ, लेकिन ये सब चीजें हमने खुद की हैं, तो आपको बता रहा है, मतलब आपकी इतनी मेहनत भी बच रही है कि कफम विलायती आएगा तो कहाँ क्या आंसर लगाना है, ठीक है। अगर कफम विषयंती आएगा तो क्या आंसर लगाना है, तो यहाँ पर आप लिख लो। अच्छा पढ़ने वाला वही है जो सारी चीजें लिखते चले। कफम विलायती कहाँ पर है? अम्ल रस में है, यहाँ पे विषंदन करता है। तो विषंदन के लिए तो हम लवण रस का प्रयोग करते हैं सभी वमन द्रव्यों में। मार्गान विशोधयति, इसीलिए तो सभी वमन द्रव्यों में लवण डालते ताकि मार्गों को शोधन कर दे। सर्व शरीर अवयवान मृदु करोति, जितनी बॉडी के शरीर के जितने भी अवयव हैं सभी को सॉफ्ट करने का काम करता है। सेम होता है, विषंदन मतलब विलायन ही होता है, लेकिन टर्म दिया है तो हमको वैसा का वैसा याद करना पड़ेगा।
विस्यंदन मतलब वही घुलना, लायती मतलब भी होता है घुलना। ठीक है, दोनों चीजें एक ही होती है। ठीक है, तो कायम शिथिलीकरोति अम्ल रस के अति सेवन से मिलता है, जबकि सर्व शरीर के अवयव को मृदु करता है। देखो, दोषों का विस्यंदन कर दिया, कफ का विस्यंदन कर दिया, मार्गों का शोधन कर दिया, तो क्या होगा, हमारे शरीर के जो अवयव है वो सॉफ्ट हो जाएंगे ना। रोचत्याहारम, खाना खाने में रुचि उत्पन्न करता है। और अम्ल में क्या आया था, भक्तम रोचयति, यहाँ पे रोचत्याहारम लास्ट में पूरा लिखाऊंगी हिंदी में कि कहाँ कहाँ खाने में रुचि उत्पन्न करना आया है। और आहार योगी, सभी आहार में इसका योग किया जाता है, बगैर नमक के स्वाद ही नहीं आता, तो आहार योगी होता है। ठीक है, हमने पूरा वमन द्रव्यों से, पूरा वमन का जो मोड ऑफ एक्शन होता है उससे कोरिलेट करके इसको याद किया है। छेदन वेदन सब कुछ आराम से याद रहेगा अभी मैं जब क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, अब आ जाइए अति सेवन से। तो क्या होता है, पित्त का प्रकोप करता है। सेम टू सेम हमने कहा पढ़ा था, पित्तम अभिवर्धयति, पित्तम अभिवर्धयति, ऐसे करके हमने कहा पढ़ा था, अम्ल रस में पढ़ा था। तो सेम यहाँ पर भी आ गया, पित्त को कुपित करता है, वहां पे पित्त को बढ़ाने का काम कर रहा है, अभिवर्धयति। तो याद कर लो, कैसे याद करोगे, अब जैसे भी करो, वहां पे बढ़ा रहा है लेकिन यहाँ पे कुपित कर रहा है। ठीक है, लवण रस जो है, नमक जो है, कुपित करने का काम करता है। यहाँ पे रक्तम वर्धयति, रक्त को बढ़ा रहा है, लेकिन वहां पे क्या था, अम्ल में रक्तम दूषयति, रक्तम दूषयति। तो याद कैसे करोगे, देखो मैंने अभी आपको बताया कि खट्टा खाना हमारे ब्लड को दूषित कर देता है। तो अम्ल एक का दूषण कर रहा है, दूसरे को बढ़ा रहा है, रक्त को दूषित कर रहा है, पित्त को बढ़ा रहा है। तो यहाँ से उल्टा याद कर लेना कि जब अम्ल रक्त को दूषित कर रहा है तो ये रक्त को बढ़ा रहा है, बाकी दूसरे को दूषित कर रहा है, मतलब पित्त का प्रकोप कर रहा है। इतना फाइन इसलिए याद करना रहता है क्योंकि आजकल एग्जामिनर इतना माइनर सा दे देते हैं। जैसे यूपीएससी 2020 का पेपर था जो मैंने भी गलत कर दिया था, दाह सुप्तांगता या सुप्तता दाहु, एक प्रमेय का पूर्व रूप है, एक कुष्ठ का पूर्व रूप है। दाह सुप्तांगता और एक सुप्तता दाहु, बस आगे पीछे का अंतर है, उसमें ऑप्शन प्रमेय भी था, कुष्ठ भी था। इतना पढ़ाने के बाद मैंने खुद ही गलत कर दिया है ना, तो सब लोग गलत कर सकते हैं, इसीलिए हम इतना माइनर तरीके से पढ़ा। बोले मैडम इतना ही तो अंतर है, मतलब कि वही होता है, फिर आप ऐसा क्यों याद करा रही हो, आपका एक क्वेश्चन गलत होना आपके रैंक को बहुत पीछे ले जा सकता है ना। तो इस तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना। क्या कोड बनाया मैंने अभी, इकट्ठा खाना रक्त को दूषित करता है, मतलब ये रक्त का दूषण कर रहा है, तो लवण जो है उसको बढ़ा रहा है, ये पित्त को बढ़ा रहा है, मतलब ये पित्त को कुपित कर रहा है। याद ऐसे हो जाएगा, मधुर के बाद अम्ल और लवण में दो सिमिलरिटी है, पित्त और रक्त की। क्लियर हो गया, मुंह से श्राव होना दोनों में मिल रहा है। मूर्छति है ना, कुष्णाति मांसानी, मांस को क्या कर देता है, काला कर देता है। एक मिनट देख लेते हैं, पिपासा करता है, मांसपेशियों को विकृत करता है। कुष्णाति मतलब होता है विकृत करना, और कुष्ठ में मांसपेशियों को गलाता भी है ना, गलाने का काम भी करता है। प्रगालयति कुष्ठानी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें पूछी गई एग्जाम में। कुष्णाति मांसानी, प्रगालयति कुष्ठानी। जैसे आपने क्या पढ़ा है, पढ़ा क्या देखा होगा, जो जोंक होती है ना, लीच होती है, जो वो नहीं है ना, जो हमारी हॉस्पिटल्स में रहती है, जो निकलती है अक्सर गाँव में, हमारे इधर तो शहर भोपाल में भी निकलती है भाई आंगन में, तो उनके ऊपर अगर हम नमक डाल देते हैं वो पिघल जाती है, नमक डालने पे वो गल जाती है ना। तो प्रगालयति कहता है गल जाती है, उसके ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा स्किन बहुत अजीब सी रहती है, कुष्ठ टाइप का हुआ रहता है, तो कोड बनकर याद हो जाएगा, कुष्ठ जैसा रहता है, उसको गला देता है। तो कुष्णाति मांसानी, मांसानी प्रगालयति। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे मांस में विदाह उत्पन्न करता है, और यहाँ पे मांस को क्या कर रहा है, गला रहा है। सॉरी, कुष्णाति खराब मांसपेशियों को खराब कर रहा है और कुष्ठ को गला रहा है। ये क्वेश्चन जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे आपके गलत नहीं होंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे। अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ के कि हमको आज ये लेक्चर कंप्लीट करना है, आगे बढ़ जाते हैं, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन होगी कि मैंने 26 पढ़ तो लिया है लेकिन मुझे कुछ बन ही नहीं रहा, अब बन जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन और पूछूंगी ना तो और अच्छे से बनेगा। विषम वर्धयति, विष को बढ़ाने का काम करता है, जबकि पित्त विष मारुत को हरने का काम कौन करता है, विष को हरने का काम कौन कर रहा था, बता दो जरा। पित्त और विष को हरता कौन सा रस है और विष को बढ़ाता कौन सा रस है, तो ये रक्त को बढ़ा रहा है, विष को भी बढ़ा रहा है। विषम वर्धयति। सोफान स्फोटयति ना, सोफ आपको है वहां पे स्फोट वगैरह ये कराता है। दंताश्च चवयति, दांत का प्रचवन हो रहा, मतलब दांत कैसे हो जाते हैं, ढीले हो जाते कुछ है ना। एक देख लो हिंदी में, दांतों को गिरा देता है। वेरी गुड, मधुर जो होता है पित्त और विष को हरता है और दांतों को गिराने का, इसलिए ज्यादा नमक नहीं खाना क्योंकि नमक का स्वाद मुंह तक रहता है, खाने में अच्छा लग रहा है लेकिन हमारे दांतों को गिरा भी देगा। नमक याद रखना, दांतों को च्यवति गिरा देता है। कौन सा तो पंक्ति लास्ट में याद करेंगे, इंद्रियों को क्रोधित करेगा। बलि पलित, ये सुश्रुत संहिता से बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि बलि पलित खालित्य आदि उत्पन्न कौन सा रस करता है। और चरक विमान स्थान के फर्स्ट चैप्टर में हम जो अति मात्रा में सेवनीय पदार्थ का निषेध पढ़ेंगे, पिपली क्षार लवण, वहां पर भी ये चीज पढ़ेंगे कि बालों को जल्दी पका देगा, जल्दी झड़ा देगा, गंजा कर देगा। तो ज्यादा नमक नहीं खाना, बाल भी झड़ाएगा, दांत भी झड़ाएगा। ठीक है, अपिचा लोहित पित्त अम्ल पित्त विसर्प वातरक्त, लोहित पित्त अम्ल पित्त विसर्प वातरक्त विचर्चिका इंद्रलुप्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्किन की जो प्रॉब्लम है, अम्ल में तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इंद्रलुप्त एकदम गंजा करा दे रहा है, बाकी पित्त अम्ल विसर्प वातरक्त ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत संहिता में और ज्यादा हाईलाइट होगा। तो अगर नमक खाओगे तो क्या होगा, वो रक्त को प्रकोपित करेगा ना, नमक नमक ज्यादा खाओगे रक्त को प्रकोपित करेगा, तो रक्त वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। विचर्चिका है, वात रक्त हो गया, लक्त पित्त हो गया, पित्त है ना, अम्ल पित्त हो गया, जितने भी पित्त पित्त वाली प्रॉब्लम है
वो लबड़ वाला ज्यादा करा है। इन रूप से समझ में आ जाएगा कि मैडम ने बताया था कि दांतों को झड़ाएगा तो बालों को भी झड़ा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लबड़ रस कंप्लीट हुआ। अगला रस कटु रस। अब कटु तिक्त कषाय में उतना ज्यादा नहीं पढ़ना जितना हमने 3 में पढ़ा है। अब यहाँ पे हमको बस कोरिलेट करना है। रसो वक्रम शोधयति, मुंह का शोधन करता है। तो कटु रस को हम किससे पढ़ेंगे? मिर्ची। पानी पूरी खाते थे दोनों हीरो और हीरोइन। कौन सी मूवी थी इसमें कंपटीशन करते थे? वो रब ने बना दी जोड़ी, वही थी ना? तो वही याद करो, पानी पूरी याद कर लो, सब कुछ याद होने वाला। उसमें मिर्ची थी तो इतना ज्यादा उन्होंने पानी पूरी खा लिया था कि पानी पूरी से ना निकल के मुंह से निकलने लग गया था। इतना पानी निकला मुंह से कि मुंह का शोधन ही हो गया। तो मिर्ची खाओगे ना, मुंह से पानी निकलने लगता है। तो वक्त्रम शोधयति, अग्नि दीपयति। अब जरा अम्ल रस को निकाल के देखो। बताए थे कि अम्ल और कटु रस में तीती वाली सिमिलरिटी तो है, उसमें कुछ चीजें भी सिमिलर हैं। तो अग्नि दीपयति वहां पर भी था, यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लो, अम्ल में भी सेम आया है। भुक्तम शोषयति, भुक्तम शोषयति का मतलब होता है कि भोजन किए हुए आहार द्रव्यों का शोषण करने वाला, क्योंकि मिर्ची बहुत तीक्ष्ण होती है, खाने को सुखा देती। अब मुझे जरा कोई बताएगा भुक्तम अपकर्षयति किसका था? भुक्तम अपकर्षयति कहाँ पढ़ा था? वेरी गुड, अम्ल में पढ़ा था। लवण में कहा था? भुक्तम अपकर्षयति का मीनिंग होता है खाने को अमाशय तक ले जाना। चटनी अचार से याद कराए थे, याद है कि नहीं है? ओके, तो यहाँ पे खाए हुए खाने को सुखा रहा है। घाण आस श्राव्यति, रब ने बना दी जोड़ी। मुंह से तो पानी निकल ही रहा था, नाक से भी निकल रहा था, इतनी ज्यादा मिर्ची हो गई थी। तो आस्याम श्राव्यति कहाँ कहाँ आया है लिख लो। आस्याम श्राव्यति 2 जगह आया, अम्ल में और लवण में। लेकिन मुंह के साथ साथ नाक से कहाँ से पानी निकलेगा? किसमें निकलेगा? जहां पे मिर्ची ज्यादा खा सकते हो ना। तो घाण आस श्राव्यति। चक्षु विरेचयति, आंखों से भी निकल रहा भाई, नाक से निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है, आंख से निकल रहा है, कान से नहीं निकलेगा। कितना भी कुछ खा लो कान से कभी नहीं निकलेगा, आंखों से निकला। चक्षु विरेचयति। स्फुटी करोति इंद्रियाणि, मतलब इतना ज्यादा तीखा उन्होंने खा लिया था कि उनकी इंद्रियों में स्फुटन होने लग गया था। इंद्रियां भी बोलने लग गई थी कि मैं अब अपना काम नहीं कर सकती, मैं सोने जा रही हूँ। इंद्रियों में भी स्फुटन हो जाना। और दृढ़ी करोति इंद्रियाणि, अभी हमने पढ़ा है, किसमें पढ़ा है? सॉरी, इंद्रियाणी दृढ़ी करोति कहाँ पढ़ा है? अब आपको बताना भैया ना, याद कर रहे हैं हम साथ साथ में। इंद्रियाणी दृढ़ी करोति, इंद्रियों में दृढ़ता कौन सा रस करता है? वेरी गुड, अम्ल रस करता है। और स्फुटन कौन सा करता है? मिर्ची करता है। ठीक है, अलसक शवतु उपचयो अभिष्यंदी स्नेह स्वेद क्लेद मलानुपहंती, इन सभी चीज को नष्ट करने वाला होता है। इन सब चीज को क्यों नष्ट करेगा? क्योंकि देखो मिर्ची है, सभी चीज को, भोजन को तो सुखा रही है। हमारी बॉडी में जो भी क्लेद होगा, अभिष्यंती होगा, स्नेह स्वेद, बाकी जो पसीना वगैरह होगा, उन सबको सुखाने का काम करेगा। रोचत्य अश्नम, खाने में रुचि उत्पन्न करता है। लास्ट में याद कराऊंगी, कंडू विनाशयति, खुजली को नष्ट करता है। तो कटु, कौन सा तेल? कटु तेल बोलते हैं ना अपन उसको, कटु तेल। सरसों का जो तेल होता है उसको कटु तेल बोलते हैं, जो कंडू में क्या करता है? काम आता है। तो लिख लो, कटु तेल जो है, सरसों का तेल हम शीत पित्त में यूज करते हैं ना। शीत पित्त में जो कंडू को नष्ट करने वाला होता है, तो कंडू को नष्ट करेगा। प्राणान अवसादयति, व्रणों को क्या करेगा? अवसादन करेगा, नष्ट करने का काम करता है। तो याद आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो अगर व्रण है ना, व्रण को क्या कर रहा है? नष्ट करने का काम कर रहा है। आप वहां पे मिर्ची लगा दो, किसी को घाव हो गया, मिर्ची लगा दो तो बेचारा व्रण डिप्रेशन में पहुंच जाएगा। हाँ वेरी गुड, व्रण कैसा? डिप्रेशन में पहुंच जाएगा, अवसाद हो जाएगा उसको। व्रण को तो याद करने का तरीका, इसका मतलब ये है कि व्रण को क्या करता है? ठीक करता है। क्रमीन है नस्ती। तो कटु जो होता, पूछा गया क्वेश्चन है, सॉरी संघात है। तो क्रमीर है नस्ती, तो वही है कटु तेल। मिर्ची का धुआं कर दो, कीड़े भी मर जाएंगे। तो मिर्ची का धुआं कृमि को नष्ट करने वाला है। मांस विलखती, मांस विलखती मतलब होता है मांस का लेखन करने वाला होता है। अब मांस वाली 3 चीजें मुझे बता दो। मांस वाली, मांस में विदाह उत्पन्न करता है, कौन सा रस करता है? ठीक है, मांस में विदाह कौन सा रस उत्पन्न करता है?
और दूसरा पुष्णाति मांसानी, वेरी गुड, पुष्णाति मांसानी, मांसपेशियों को पुष्ण कर देता है, वो कौन सा रस करता है? और यहाँ पर क्या लिखा है? मांस विलखति, मांस का लेखन करता है। तो कटु रस कोई मोटा नहीं कराएगा, मांस का लेखन करने का काम होता है। तो देखो इतना ज्यादा सिमिलर चीजें कहाँ तक याद रखोगे? तो याद तो करना पड़ेगा ना, तो याद कर लो, विलखति को लिख लो लेखन, है ना, लेखन, लेखन करना मांस का। तो कोई भी चीज कड़वा बोलेगा, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि किसी ने इतना कड़वा लिखा किसी व्यक्ति के लिए, किसी ने इतना कड़वा लिखा, कटु लिखा किसी व्यक्ति के, लिखा से आपको लेखन याद रहेगा, विधा तो याद रहता है, बाकी एक ही चीज आपको याद करना पड़ेगा, लवण रस का पुष्णाति। क्लियर हो गया? हाँ, ओके। शोणित संघात भिन्नति, अब ये मांस वाला शोणित वाला दो ही चीज आगे बहुत इंपॉर्टेंट, शोणित में संघात कराने वाला होता है कटु रस, मतलब रक्त के संघात का भेदन करता है। तो मांस रक्त वाला यहाँ पर भी है, अम्ल में भी है, लेकिन वहां पे चीज अलग है। फिर बंधा छिन्नति, जो ही बंध है उनको छिन्न करता है, मार्गाण प्रणोति, मार्ग को चौड़ा कर देता है, खोल देता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर कोई मिर्ची खा लेता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती कि मैंने क्या खा लिया, तो मार्ग को ब्रणोति बड़ा करता है, श्लेष्मा को कम करने वाला होता है। इस प्रकार से हमने पूरा कटु रस कंप्लीट किया। ठीक है, अगला देखते हैं, कटु रस के अधिक सेवन से लक्ष्य। मुझे लगता है आज पूरा नहीं हो पाएगा, है ना, रस अकेला कंप्लीट करेंगे क्योंकि एक दूसरे से कोरिलेट करके हमको याद करना है। आज आपकी सब्जेक्ट की क्लास नहीं होगी, ठीक है, तो हम इसको रस वाले को अकेला कंप्लीट कर लेते हैं। कटु रस के अधिक सेवन से क्या क्या मिलता है? पुंसत्व पहंती, बस याद कर लो, पुंसत्ता को नष्ट करता है, बाकी क्लाप्यति, साधयति, कर्ष्यति, नमयति, तमयति कुछ नहीं याद करना है। परिदहति, कंठम परिदहति, शरीर तावु भजनयति, बलम शिनु तृष्णा अपि च वायु अग्नि, और नहीं याद करना, इतना याद करना है। ये भ्रम मद वेपथु कंप तोद भेद चरण भुज पाश पृष्ठ प्रवृत्ति, ये करेगा। तो याद करते हैं, अगर मिर्ची कोई ज्यादा खा लेगा तो उसका सिर चकराने लगेगा, है ना, भ्रम दवथु, और इंद्रियों में जलन होने लगेगा, कंप होगा, पूरी बॉडी कांपने लगेगी कि मैंने इतना ज्यादा मिर्ची खा लिया। तो पूरा मिर्ची से कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। अगला आता है तिक्त रस। तो तिक्त रस निम्बश्च तिक्त के श्रेष्ठा, कषाये कदिरस तथा, मधुको मधुरे श्रेष्ठा, करंजे कटुके तथा। पढ़ा है, आचार्य सुश्रुत का रेफरेंस है, उन्होंने बोला है कि तिक्त रस में श्रेष्ठ दातुन काय की है? नीम की है। तो नीम की दातुन भले ही तिक्त है, हम उससे ब्रश करेंगे तो खुद इतनी अरुचिकर होती, लेकिन खाने में बड़ा टेस्ट उत्पन्न कर देती है, लेकिन खाने में बड़ा टेस्ट उत्पन्न कर देती है। खुद इतनी कड़वी होती है, लेकिन हम करने के बाद जब खाना खाते हैं तो हमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो याद रहेगा, स्वयं अरुचक होती है, लेकिन अश्नु अप्यारोचक अग्नु, अरुचि को हरने वाली, मतलब खाने में रुचि उत्पन्न करती है। और विषग्न होता है, विषवर्धक, विषवर्धक बताओ क्या होता है? और विषग्न कौन कौन से रस होते हैं? विषग्न तो एक ये भी हो गया, कौन सा? तिक्त रस। तो नीम की दातुन करोगे विषैले जंतु को भगा देगा, या नीम का धुआं करोगे तो विषैले कृमियों को भगा देगा। घर घर में धुआं किया जाता है गांव में नीम का, जो विषैले कृमि को भगाने का काम करता है। वेरी गुड, मधुर भी था, विषग्न मधुर भी था, और विषवर्धक कौन सा था? वेरी गुड, विषवर्धक कौन सा था? लवण रस था। ओके, ठीक है, और विषग्न तो अपन ने याद कर लिया। अब ये क्रमीन वाला एक जगह और आया है, क्रमीन हेनस्ती, हेनस्ती कर्म आएगा तो वो कटु रस में है। यहाँ पे मैंने याद कराया विषैले कृमियों को नीम का धुआं नष्ट कर देता है, ये कोड लिख लो, नीम का धुआं। मूषाधार कंडु तृष्णा आदि त्वक मांसयो स्त्री कर्णो जरग्नो, त्वक मांसयो स्त्री कर्णो, त्वचा और मांस में स्थिरता लाने वाला है। दीपन पाचन, तो हमने जो लवण रस पढ़ा था उसकी बहुत सारी सिमिलरिटी तिक्त से मिलने वाली है। लवण जो है तिक्त से मैच करेगा, और अम्ल है वो कटु से मैच करता है। ठीक है, कैसे याद होगा ये? लिख लो, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। कौन किससे मैच करेगा? अम्ल थोड़ा कटु से, लवण थोड़ा तिक्त से मैच करेगा, क्योंकि दीपन पाचन वगैरह हमने लवण में पढ़े थे, यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो दीपन पाचन है। स्तन्य शोधन, आपको पता है स्तन्य शोधन में बेस्ट रस कौन सा होता है? तिक्त होता है, लेखन का काम करता है, लवण भी लेखन का काम कर रहा था। क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, लसिका, पुए, स्वेद, मूत्र, पुरीश, पित्त, श्लेष्म आदि सभी को सुखाने वाला। इस कारण से इसको बोल दिया सर्वधातु शोषक रस होता। किसी और आचार्य का टर्म भी है ऐसा, सर्वधातु शोषक रस, कितनी सारी चीजों को सुखा रहा है। सर्वधातु शोषक रस कौन सा हो जाएगा? तिक्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अति सेवन में देखते हैं। हमने जो पढ़ा था ना, रुधिर रस रुधिर मार्ग मेरुअस्थि मज्जा नाम विवर्धना करके आया था, सभी चीजों को पुष्ट कर रहा था, बढ़ा रहा था, लेकिन सभी चीजों को सुखाएगा कौन? मैंने बताया था, यदि हम एक जगह पढ़ेंगे, सर्वधातु शोषक रस इसी टर्म पर आया है। सर्वधातु रस रुधिर मांस मेरु अस्थि मज्जा शुक्र का शोषण करता है, सर्वधातु शोषक रस कहलाता है, बाकी का इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्रोतस में हरकता उत्पन्न करता है। लास्ट का रस देखते हैं, कषाय। तो कषाय मतलब क्या होता है? स्तंभन कारक द्रव्य होता है। कषाय मतलब बॉडी में स्तंभन कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें वही हम जो संधान कल्पनाएं करते हैं, वहां पे कषाय द्रव्यों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो संशमन, स्तंभन करना, रुकाना, संग्राही, संधान, पीड़न, रोपण कराना, शोषण कराना, स्तंभन, श्लेष्म रक्त पित्त का प्रशमन, जो बॉडी से चीजें निकल रहा है, रक्त पित्त श्लेष्मा सभी को नष्ट करने वाला है। शरीर क्लेदस्य उपयुक्ता, ओनली शरीर के क्लेद को रोकने का काम पूछे तो कषाय रस है, लेकिन बहुत सारी चीजों का क्लेद, बहुत सारी चीजों का क्लेद मतलब क्लेद में जो बसा मज्जा लसिका पुए वाला जो आएगा तिक्त होगा, यहाँ पर क्या है? कषाय। ठीक है, अति सेवन में देखते हैं, अधिक सेवन से क्या होता है? हृदयम पीड़यति, पीड़यति नहीं, पीड़यति पीड़ा देने वाला है, पुंसत्वता को हरता है, न ग्लपयति, श्यावत्व पादयति, मतलब क्या है? हमारे शरीर को सावला कर देता है, श्याव उत्पन्न करता है। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वाद मूत्र पूरी श्रेष्ठ को रोकने वाला स्तंभन का काम होता है, रोकना। बाकी पक्षबद्ध, ग्रह, अपतानक, अर्जित आदि रोग उत्पन्न करता है, वाद विकार को उत्पन्न करता है। देखो पक्षबद्ध में क्या हो रहा है? बॉडी का या किसी एक पार्ट का मूवमेंट रुक रहा है, अपतानक में भी ऐसी, अर्जित में भी कोई चीज अटक जाती है ना, तो जिसमें मूवमेंट रुक रहा है वो कषाय रस कर रहा है। जब मैं आपको सुश्रुत संहिता पढ़ाऊंगी, एक और चीज पढ़ाऊंगी, अभी से लिख लो, याद रहेगा। आचार्य सुश्रुत ने कटु रस में सुश्रुत जी ने 3 चीजें बोली हैं, मन्या स्तंभ, अर्दित और आक्षेपक। मन्या स्तंभ, अर्दित और
आक्षेपक, ठीक है। और सुश्रुत जी ने कषाय में ओनली क्या बोला है, मन्या स्तंभ बोला। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आचार्य सुश्रुत का मन्या स्तंभ कहाँ कहाँ है, तो कषाय में भी है और कटु में, कटु नहीं तिक्त है, ये ना गलत लिखी है, तिक्त है वो, कटु नहीं है ना, तिक्त रस में, करेक्ट कर लो इसको। तिक्त में मन्या स्तंभ अर्धित और आक्षेपक बोला है और यहाँ पे कषाय में मन्या स्तंभ बोला है। ये क्लियर हो गया। चरक जी ने तिक्त में ऐसा कुछ रुकाने वाली चीजें नहीं बोली, उन्होंने ओनली कषाय में बोला, पक्षबद्ध ग्रह अपना कर देती है, चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, लास्ट का और देख लेते हैं। लास्ट का क्या कंप्लीट हो गया है, अधिक सेवन। इसके बाद अब कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक था। आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। आशा सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा ना। षड इंद्रिय प्रसादन, षड इंद्रिय प्रसादन कौन सा रस करता है, मनोबुध्यति, कौन सा रस होता है, आस्याम, हो सकता है थोड़ा सा स्पेलिंग गलत लिखी हूं मैंने, श्राव्यति कौन सा होता है, चक्षु विरेचयति कौन सा होता है, घ्राण आस्य श्रावयति, अब जो भी होगा टर्म मुझे पूरा नहीं पता है ना, थोड़ा थोड़ा सा लिख के चलती हूं मैं, कौन सा रस होता है, रक्तम वर्धयति, रक्त को कौन सा रस बढ़ाता है, रक्त को दूषित कौन सा करता है, रक्तम दूषयति कौन सा करता है, विषम वर्धयति, विषम वर्धयति, ये कौन सा होता है, स्वयं अरोचक लेकिन खाने में रुचि उत्पन्न करता है, ये कौन सा है, सम्मील्यत्य अक्षणी, सम्मील्यत्य अक्षणी कौन सा रस है, सर्व धातु शोषक कौन सा है, सर्व रस प्रत्यानीक कौन सा है, मार्गान विशोधयति कौन सा है, वक्त्रम शोधयति, वक्त्रम शोधयति ये कौन सा है, कंडू विनायति, स्फुटति करोति इंद्रियाणि, इंद्रियाणि इंद्रणी करोति, पक्षबद्ध ग्रह अपतानक अर्दित, दीपन पाचन में दो दो चीजें थी, अग्नि दीप्यति में भी दो चीजें थी। तो मैंने आपसे इतने क्वेश्चन पूछे, इनमें से कितना परसेंट बन पा रहा है, जरा परसेंटेज लिख के भेजो मुझे, कितना परसेंट आपसे बन पा रहा है। दोबारा मैंने क्वेश्चन भी पूछ लिया है, दोबारा आप फिर से पढ़ोगे, है ना, तो लगभग 100% हो जाना चाहिए। वेरी गुड, 90%, 85 बहुत अच्छा है ना। क्लास का मतलब वो नहीं है कि आपको क्लास में 50% याद हो पा रहा है और आप उसके बाद 50% याद करें, आपका रेशो बहुत अच्छा है, 90-80% बहुत अच्छा रेशो, ठीक है। इसके बाद आप रिवीजन करोगे और बड़ा टास्क होता है ना, बहुत मुश्किल से याद होते हैं, ऐसे याद नहीं होता है। चलिए हमने कोशिश की है, रसगुल्ला जलेबी नींबू मिर्ची है ना, इनसे याद